नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ अंजू एंड यू आर वाचिंग ग्रोप। तो आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे पैडागॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, जो कि आपके केवीएस और एनवीएस में पूछी जाएगी। यहाँ से आपको इतने डिटेल में कंसेप्ट कराया जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो आप अच्छे से इससे जो है कवर करके अपना अटैम्प्ट कर पाओगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। Nature of social science, and this we are doing under pedagogy of social science, and we're going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So firstly, we'll understand the concept of social science, right? कि social science का concept क्या है? So social science is a branch of academic study that explores various aspects of human society, behavior and interactions. It encompasses disciplines such as sociology, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, राइट? तो ये हमारी कौन सी ब्रांच है जिसमें जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका बिहेवियर या इंटरेक्शन है उनको हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या की फीचर्स होते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी होती है। सो सोशल साइंस ड्रॉज ऑन इंसाइट फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, राइट? कि एक ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर किसी डिसिप्लिन से ये बात करती है, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दैट इट एम्पिरिकल जो रिसर्च है, ठीक है, उस पर ये रिलाई करती है। इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंसेस एंड सिस्टमैटिक रिसर्च मोड्स टू एनालाइज सोशल फेनोमेना, राइट? कि जो चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से करके सीखते हैं, ये उन चीज़ों को यहाँ पर मानती है। ह्यूमन सेंट्रिक फोकस होता है। So the primary focus is on human behavior, societal structures, cultures and institution, ठीक है? तो इसका प्राइमरी जो फोकस है वो इसके ह्यूमन बिहेवियर्स पे, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, कल्चर है या इंस्टीट्यूशंस है, उन पर होता है। तो सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे थे, तो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा क्या है? सामाजिक विज्ञान अकादमिक अध्ययन की एक शाखा है जो मानव समाज, व्यवहार और अंतःक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर पता लगाती है। जैसे हमारा समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, ठीक है? या जो इतिहास है, ये सभी हमारे जो सामाजिक विज्ञान में शामिल होती है। इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती है? कि अंतर विषय, राइट? कि एक से ज़्यादा विषय इसमें होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान मानव समाज की जो जटिलताएं हैं उनको समझने के लिए कई विषयों से अंतर्दृष्टि यहाँ पर प्रदान करता है, राइट? कि जो हमारा मानव समाज है उसको समझने के लिए एक विषय नहीं, हमें एक से ज़्यादा विषयों का यहाँ पर चिंतन करना पड़ता है। तो उनके अंतर्दृष्टि से हम उसकी जो जटिलताएं हैं उनका पता लगाते हैं, ठीक है? और ये किस पर रिलाय करता है, किन चीज़ों को मानता है? जो अनुभवजन्य अनुसंधान है, राइट? जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो यह सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य और व्यवस्थित अनुसंधान विधियों पर निर्भर करता है, राइट? कि जिन चीज़ों को हमने अनुभव किया है हम उन्हीं चीज़ों को मानेंगे। ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोला और हमने उस चीज़ को मान लिया। इसका फोकस जो केंद्र होता है वो मानव केंद्र होता है। तो प्राथमिक फोकस मानव व्यवहार, उसकी सामाजिक संरचनाएं, जो हमारी संस्कृति है, उन स्थानों पर जो है सामाजिक विज्ञान का रहता है। अब स्कोप क्या है सोशल साइंस की, ठीक है? तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज है। जैसे हमने बोला कि भाई एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी हमारी सोशल साइंस होती है। तो फर्स्टली इसमें सोशोलॉजी होती है, जिसमें हम सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। देन साइकोलॉजी है, राइट? कि एक इंडिविजुअल का किसी ग्रुप में बिहेवियर कैसा है, उसकी मेंटल प्रोसेस कैसी है, वो हम चेक करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इसमें होती है, जिसमें हम ह्यूमन का कल्चर है, सोसाइटीज़ हैं और उनकी डेवलपमेंट है, उनको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। देन इकोनॉमिक्स है, जो हमारे प्रोडक्शन की एनालिसिस दिखाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है रिसोर्सेज का, ठीक है? कंजम्पशन कैसे है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सभी चीज़ों को देखती है। फिर हमारी पॉलिटिकल साइंस भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जो एग्जामिन करती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारी गवर्नेंस का और हमारी पावर डायनेमिक्स का। देन इसमें हिस्ट्री भी यहाँ पर इंक्लूड होती है। इसमें होती है जो पास्ट इवेंट है उनकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमारी सोसाइटीज़ क्या थी और क्या जो है हमारी पास्ट की एक्टिविटीज़ का जो हमारे प्रेजेंट पे इम्पैक्ट है, ठीक है? तो ये सारे सब्जेक्ट एरियाज हमारे सोशल साइंस में इंक्लूड होते हैं, राइट? तो सामाजिक विज्ञान का दायरा क्या है? इसमें विभिन्न अंत विषय हमने बोला था ना, तो इसमें बहुत सारे विषय हैं। जैसे हमारा समाज शास्त्र हो गया, कि हमारी सामाजिक संरचनाएं कैसी हैं, संस्थाएं कैसी हैं, तो उन संबंधों का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान इसमें आता है कि व्यक्तिगत और समूह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं कैसी है, उनका हम अन्वेषण करते हैं। फिर मानव विज्ञान क्या है, मानव संस्कृतियाँ कैसी हैं, समाज है, उनका विकास है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद जो हमारा अर्थशास्त्र है, राइट? कि जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनका उत्पादन कैसे हुआ है, उनका वितरण कैसे हुआ है और उनके उपभोग का भी हम यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। उसके बाद जो राजनीति विज्ञान है कि राजनीतिक प्रणालियाँ
कैसी है, शासन कैसे है, शक्ति की जो गतिशीलता की जांच है वो हम हमारे सामाजिक विज्ञान में करते हैं। फिर हमारा इतिहास क्या है, अतीत की घटनाएं क्या थी, उसका समाज पर और जो हमारा वर्तमान है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को हम जो है अपने सामाजिक विज्ञान में देखते हैं, राइट। तो अब इसमें इश्यू क्या आते हैं, हमारे जो स्कोप है सोशल साइंस की, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो एक्सप्लोर करना पड़ता है हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को। एक होगा कि एक कल्चर है तो हम उसी को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट यहाँ पर मल्टीपल कल्चर्स है तो हमको सभी को एक्सप्लोर करना में से जो ट्रेडिशंस है और उनका इम्पैक्ट है सोसाइटीज़ पर, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स इस प्रोसेस को बना देता है। एक ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन लेवल पर ये होती है। सो एग्जामिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस इन ए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम हमारी इंटरकनेक्टेडनेस कैसी और कैसे हम इंटरडिपेंडेंट यहाँ पर हैं। देन सोशल इनक्वालिटी है, सो स्टडी ऑफ डिस्पैरिटीज इन वेल्थ, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज विद इन सोसाइटीज, राइट, कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ के बीच में क्या क्या डिस्पैरिटीज़ हैं वो यहाँ पर इशूज़ आ जाते हैं। देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सो एनालिसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इशूज़, राइट। तो हमारा जो ह्यूमन इंटरेक्शन है हमारे एनवायरमेंट के साथ, उसमें जो इशू आ रहे हैं हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन के कारण, ये जो इकोलॉजिकल इशूज़ आ रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ उनको बढ़ाता है। अब अगर हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उससे क्या स्किल्स हमारे डेवलप होंगे। तो फर्स्टली हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होगी, एनकरेजेस द एबिलिटी टू एनालाइज, इवेलुएट एंड सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली, राइट, कि जो हमारी एबिलिटी है किसी चीज़ को एनालाइज करने की, उसको इवेलुएट करने की, या जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक सिस्टम से सिंथेसाइज करने की, वो हमारी बढ़ जाती है। जो रिसर्च स्किल्स हैं वो हमारे डेवलप हो जाते हैं। सो डेवलप स्किल्स इन डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। उसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिकेशन है, राइट, कि एक सोसाइटी में हमें कैसे बिहेव करना है वो हम सीख जाते हैं। इनहेंसेस द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज एंड फाइंडिंग्स इफेक्टिवली। तो अब हमारा जो सामाजिक विज्ञान है इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं कि सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है, तो हमें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और समाज पर उनके प्रभाव की खोज करनी पड़ती है। अब इसका हमारा जो सामाजिक विज्ञान है इसका वैश्वीकरण है, तो वैश्विक संदर्भ में हमें क्या हमारा अंतर संबंध है और क्या हमारी परस्परता है, उसकी निर्भरता की जाँच हमें जो है करनी पड़ती है। फिर जो सामाजिक असमानता है, राइट, कि समाज के भीतर धन, शक्ति या अवसर में क्या क्या असमानताएं हैं, ठीक है, उससे जो हमारी समस्याएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। फिर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो पर्यावरण और जो पारिस्थितिक मुद्दे हैं उनके साथ अंतःक्रिया का विश्लेषण जो है हमें करना पड़ता है। अब अगर हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कौशल हमारे विकसित होंगे, तो सबसे पहले हमारी आलोचनात्मक सोच यहाँ पर विकसित होगी, राइट। तो जानकारी का आलोचनात्मक विश्लेषण हम कैसे करेंगे, मूल्यांकन करना या उसको संश्लेषण करने की क्षमता जो है हमारे अंदर आ जाती है। फिर अनुसंधान कौशल है कि डेटा को कैसे संग्रह करना है, कैसे किसी चीज़ की व्याख्या करनी है, और प्रस्तुति के जो कौशल हैं उनको भी ये विकसित करता है। उसके बाद जो संचार है, तो विचारों और निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की जो हमारी क्षमता है उसको भी ये बढ़ाता है। अब नेचर क्या है सोशल साइंस का, राइट। तो जो हमारा सोशल साइंस का नेचर है वो भी हम जैसे इंटर डिसिप्लिनरी एक अप्रोच है, तो वो भी हम किसी एक तरीके से नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट एक डायनेमिक और इवॉल्विंग नेचर हम बोल सकते हैं। तो सोशल साइंस इज रिस्पॉन्सिव टू सोसाइटल चेंजेस, रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग डायनेमिक इन ह्यूमन बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल अफेयर्स, राइट। तो सोशल साइंस जो हमारे सोसाइटल चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, उनको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, इंस्टीट्यूशन है, या जो ग्लोबल अफेयर्स है वो कैसे टाइम टू टाइम यहाँ पर इवॉल्व हो रही हैं। देन ये कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस करता है, एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल फेनोमेना विद इन देयर सोसाइटी, विद इन देयर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क, राइट। तो ये यहाँ पर कि जो सोसाइटल फेनोमेना है हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में, उन पर एम्फसाइज करता है। साथ ही साथ इसका नेचर क्या है, ये इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं। सो सोशल साइंस डिसिप्लिन्स आर इंटरकनेक्टेड विद इन इंसाइट फ्रॉम वन डिसिप्लिन ऑफन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेनोमेना इन अदर, राइट। कि अगर हमने सोशल साइंस का एक फेनोमेना अगर एक डिसिप्लिन में उसकी स्टडी की तो वो दूसरे से कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटर रिलेटेड मिलेगा, तो इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन इसमें होती हैं। देन एथिकल कंसिडरेशन इसमें हमें करनी पड़ती है। सो सोशल साइंस रिसर्च इन्वॉल्व्स एथिकल कंसिडरेशंस पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द वेल बीइंग एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, राइट। पर्टिकुलरली जो हमारी वेल बीइंग के लिए है या जो हमारे मानवता के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एथिकल कंसिडरेशन हमें रखनी पड़ती है। देन एप्लीकेशन होती है इसकी रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ में जो हमारे कनेक्शंस हैं, ठीक है, उन्हीं से हमारी जो सोशल
साइंस बनी है उन्हीं से हम इसको सीखते हैं। सोशल साइंस कंसेप्ट्स आर अप्लाइड टू एड्रेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, इन्फॉर्म पब्लिक पॉलिसी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है? ये गतिशील और विकासशील है। सामाजिक विज्ञान जो समाज में परिवर्तन हो रही हैं उनके प्रति उत्तरदायी है, जो मानव व्यवहार, संस्थान और वैश्विक मामलों में विकसित जो होती है गतिशीलता उसको यहाँ पर दर्शाता है कि कैसे जो है मानव समाज विकसित हो रहा है, उसमें गतिशीलता एक आ रही है। साथ ही साथ जो प्रासंगिक समझ हमारी होती है सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक घटनाएं हैं, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या जो प्रासंगिक ढांचे हैं उनके भीतर जो है उसकी समझ को, ये उनके समझ के महत्व पर यहाँ पर जोर देता है। देन ये परस्पर जुड़े हुए हैं अनुशासन के साथ। तो सामाजिक विज्ञान के विषय आपस में जुड़े हुए हैं। एक अनुशासन की अंतर्दृष्टि अक्सर दूसरे में घटनाओं की समझ जो है यहाँ पर योगदान देते, राइट। कि अगर सामाजिक विज्ञान की एक चीज़ की हमने यहाँ पर स्टडी की है तो उसकी जो दूसरी चीज़ है वो कहीं ना कहीं उससे इंटर रिलेटेड यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। वो दोनों जो है विषय आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें हमारे विचार जो है नैतिक होते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जो है नैतिक विचारों से ही बनी होती है और विशेष रूप से व्यक्ति और समुदाय की भलाई है या उनके अधिकार है तो उनके बारे में बात करती है। तो ये ऑब्वियस है कि हमें अपने विचार जो है यहाँ पर नैतिक रखने पड़ेंगे। इसका वास्तविकता में जो अनुप्रयोग है, तो सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को वास्तविक दुनिया है जो उसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाया गया है, राइट। कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं दिख रही है, उनका कैसे समाधान करना है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान की जो स्थापना हुई है। तो सार्वजनिक नीति को सूचित करने और सामाजिक विकास में योगदान देने के लिए इसको लागू किया जाता है। देन अब क्या है, सोशल साइंस होती है और एक सोशल स्टडी होती है। तो उनमें क्या डिफरेंस है वो हमें देखनी है, राइट। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल साइंस क्या होती है? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं हम ह्यूमन सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप्स की, encompassing various academic disciplines that analyze human behavior, social structures and cultural phenomena using empirical research, right। जिस चीज़ को हम यहाँ पर अनुभव कर सके, राइट। जिस चीज़ को हम अनुभव यहाँ पर कर सकें। अब सोशल स्टडीज़ में क्या होता है, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, लर्निंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी encompassing a broad range of subjects including history, geography, civics, economics and elements of sociology and anthropology, right। तो ये देखो सोशल साइंस में हमने क्या किया, एक सिस्टमेटिक स्टडी थी हमारी सोशल रिलेशनशिप्स की पर्टिकुलरली, राइट। कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, या कोई फेनोमेना क्या है। लेकिन सोशल जो स्टडीज़ है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। इसमें हमें क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या हमारी सोशियोलॉजी हो गई, राइट। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच हमें अंतर यहाँ पर देखना है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, तो मानव समाज और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है ये इसमें, जिसमें वैश्विक शैक्षणिक विषयों को शामिल किया गया है, जो अनुभवजन्य अनुसंधान विधियों का उपयोग करके मानव व्यवहार, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद हमारा सामाजिक अध्ययन क्या है, तो मानव समाज के बारे में सीखने के लिए अंतः विषय दृष्टिकोण है, राइट। तो देखो सामाजिक विज्ञान में हम सीधा मानव समाज और जो सामाजिक संबंध है उनको एक व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक अध्ययन है इसमें अंतः विषय दृष्टिकोण हमारा होता है, राइट। कि डिफरेंट जो अलग अलग विषय हैं उन सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और कभी कभी समाज शास्त्र या मानव विज्ञान है उनके तत्वों सहित विषयों की भी एक विस्तृत श्रृंखला जो है इसमें शामिल होती है। तो इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली एक साथ यहाँ पर स्टडी करते हैं, राइट। तो अगर साइंस की हम जो सोशल साइंस है उसकी बात करें, राइट, जहाँ पर आपको साइंस दिखा होगा तो वो सोशल साइंस है अल्टीमेटली, एंड यहाँ पर होगा आपका सोशल स्टडीज, राइट। तो एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है साइंस में, सोशियोलॉजी हमारा, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स होगी, साइंस, ज्योग्राफी। तो ये हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं। ईच डिसिप्लिन विद इन सोशल साइंस हैज अ स्पेशलाइज्ड फोकस सच एज स्टडी सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट, राइट। तो जो हमारा सोशल साइंस है उसमें कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उसके हमने फीचर्स बताए कि उसमें हम क्या पढ़ते हैं।
अब जो सोशल स्टडी है इसमें इंक्लूसिविटी होती है सब्जेक्ट्स की। सो सोशल स्टडीज़ इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोशल साइंस डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनसे हम कलेक्टिवली यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज़ हो गया, एम्फसाइजिंग ए हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सो इट मे इंक्लूड टॉपिक्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कल्चरल स्टडीज़ एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। तो शैक्षणिक अनुसंधान, ठीक है, जहाँ पर विज्ञान होगा वो होगा आपका सामाजिक विज्ञान, और ये होगा आपका सामाजिक अध्ययन, ये आपको समझ लेना है। तो जो शैक्षणिक अनुसंधान अनुशासन है हमारे सामाजिक विज्ञान में, तो वो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, इनको देखता है, ठीक है। इसमें सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक अनुशासन में, ठीक है, कि अगर हम मानव विज्ञान कर रहे हैं तो वो मानव के व्यवहार के बारे में हमें बताएगा। तो उनकी जो घटनाएं हैं, उनकी ऐतिहासिक घटनाओं का हम अध्ययन उसमें करते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक ठीक है सामाजिक अध्ययन की, राइट, तो ये था हमारा सामाजिक विज्ञान। अगर सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट विषय हैं, अलग अलग विषय, उनकी समावेशिता होती है। तो सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों को एक साथ मानविकी से ज्ञान को एकीकृत करता है और मानव समाज की समग्र समझ पर जोर देता है, राइट। कि ऐसे नहीं है कि भाई किसी एक ही चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। इसमें जो है एक समग्र रूप से उन चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है, मतलब एक साथ ही सभी चीज़ों को पढ़ा जाता है। इसमें हम जैसे नागरिकता है, सांस्कृतिक अध्ययन है या वैश्विक परिप्रेक्ष्य है, उनसे संबंधित विषय यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। देन जो हमारी सोशल साइंस है, इसे रिसर्च मेथड क्या होते हैं, तो सोशल साइंस डिसिप्लिन्स ऑफन रिलाई ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, राइट। जिस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं उन मेथड्स पर ये रिलाई होती है, जिससे हम सर्विस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड बिहेवियर, राइट। तो ये किसी एक सिस्टम के थ्रू जो उन्होंने पर्टिकुलर स्टडी की होती है या अपनी सोसाइटी के या बिहेवियर की, उन पर एम्फसाइज करती है, राइट। अगर हम एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में बात करें सोशल स्टडी की, तो सोशल स्टडीज़ आर ओफन अ पार्ट ऑफ स्कूल क्यूरिकुलर, स्पेशली एट द एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल लेवल्स, राइट। कि जिसमें हम कलेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो वो कब तक होती है हमारी, या तो हम जब छोटे होते हैं, मिडिल एलिमेंट्री से या मिडिल स्कूल लेवल है, वहाँ हमें सोशल साइंस सिखाई जाती है कि एक ही बुक में हमारा होता है, सामाजिक विज्ञान भी हो, राजनीतिक भी हो गया, मनोविज्ञान भी हो गया, राइट। तो इसमें एक साथ हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। इट अडॉप्ट्स इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कनेक्टिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सोसाइटीज, राइट। तो एक ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर ही ये जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं यहाँ पर उन सबको इंक्लूड करती है, राइट। तो अनुसंधान के तरीके अगर हम सामाजिक विज्ञान में देखें तो सामाजिक विज्ञान अक्सर अनुभवजन्य अनुसंधान विधियों पर निर्भर करता है, जिसको हम अनुभव कर सकें, जैसे सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन या सांख्यिकी विश्लेषण इसमें शामिल है। और मानव समाज और व्यवहार को व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, एक व्यवस्थित तरीके से और एक वैज्ञानिक अध्ययन पर यहाँ पर इसमें जोर दिया जाता है हमारे सामाजिक विज्ञान में। अगर हम बात करें शैक्षिक संदर्भ में अपने सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन अक्सर स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है, खासकर जो हमारा प्राथमिक या मध्य विद्यालय स्तर पर होता है। तो यह मानव समाज को समझने की एक छतरी के नीचे, ठीक है, कि हम मानव समाज देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें जो उसके अंदर क्या होता है, उसमें बहुत सारे विषय होते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण को अपनाता है कि मानव समाज को समझने की छतरी के नीचे जो विभिन्न विषय हैं उनको जोड़ते हुए एक अंतः विषय दृष्टिकोण वहाँ पर होता है। देन सोशल साइंस का गोल क्या होता है, सो द प्राइमरी गोल इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन सोसाइटीज, देयर स्ट्रक्चर्स, डायनेमिक्स एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस, राइट। कल्चरल एक्सप्रेशन, तो इन सबको ये समझते हैं, इनको एक्सप्लेन करने का जो है गोल होता है हमारा सोशल साइंस का। सोशल साइंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स, प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू सोसाइटल पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, राइट। तो इसके साथ साथ देखते हैं कि भाई हमारी जो नॉलेज है उसमें एडवांसमेंट कितनी हुई जो स्पेसिफिक हमारे डिसिप्लिन्स हैं। अब सोशल स्टडीज़ की बात करें तो इसका गोल क्या होता है, इसमें इनकॉर्पोरेशन होती है हमारे स्किल्स की। सो सोशल स्टडीज़ एम टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, encouraging student to analyze information, make informed decisions and engage in civic participation, right। कि एक नागरिक होने का जो हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, तो ऐसी गतिविधियों में हमें ये एंगेज करते हैं। कल्चरल अवेयरनेस एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इनटू सोशल स्टडीज़ एजुकेशन, राइट। और जो हमारी कल्चर अवेयरनेस है या ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो भी हमारे सोशल स्टडी एजुकेशन में इंटीग्रेटेड होते हैं।
तो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य क्या हो गया? प्राथमिक लक्ष्य है इसका मानव समाज, उसकी संरचनाएं, उसकी गतिशीलता और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को समझना और समझाना है। सामाजिक विज्ञान विशिष्ट विज्ञानों में ज्ञान की उन्नति में योगदान देता है और सामाजिक पैटर्न और प्रवृत्तियां हैं उनमें एक अंतर्दृष्टि जो है हमें प्रदान करता है। अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें क्या होता है? कौशल का समावेशन होता है। तो सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना, छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने, सूचित निर्णय लेने और जो नागरिक भागीदारी है उसमें संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर देती है हमारा सामाजिक अध्ययन। तो सांस्कृतिक जागरूकता और वैश्विक दृष्टिकोण को अक्सर सामाजिक अध्ययन शिक्षा में यहाँ पर एकीकृत किया जाता है। राइट, तो सोशल साइंस क्या हो गया? प्राइमरली एक एकेडमिक डिसिप्लिन में यूज़ की जाती है और किसी स्पेशलाइज्ड एम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है, किसी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, उस पर जोर दिया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान जो होती है हमारी, मुख्य रूप से कोई एकेडमिक विषय होता है कि कोई हमारा सब्जेक्ट होता है हमारे स्कूल लेवल पे, यह अध्ययन के किसी विशेष क्षेत्र के भीतर अनुभवजन्य अनुसंधान पर केंद्रित होता है। और अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो कॉमनली एसोसिएटेड विद एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इट टेक्स एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच to provide a broader understanding of human societies, often emphasizing practical applications and civic education in school curricula, right? अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें जो शैक्षिक कार्यक्रम है तो उनसे ज़्यादातर जुड़ा हुआ होता है और यह मानव समाज की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए एक अंतर विषय दृष्टिकोण को अपनाता है और अक्सर स्कूल पाठ्यक्रम में व्यवहारिक अनुप्रयोगों और जो नागरिक शिक्षा है उस पर जो है सामाजिक अध्ययन में जोर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कि क्या क्या एम्स या ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारी जो सोशल साइंस हम सिखाते हैं स्कूल लेवल पर। तो ये इसके क्या क्या एम है? हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप होती है। फोस्टर हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोशल साइंस डिसिप्लिन, राइट। तो बच्चे के अंदर जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है उनकी समझ ये विकसित करता है डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल साइंस डिसिप्लिन है उससे नॉलेज को इंटीग्रेट करके। देन क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप करता है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन assumptions एंड मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट सोसाइटल इशूज़, राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये डेवलप करता है कि बच्चे उन चीज़ों को समझते हैं, उन चीज़ों को एज्यूम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके अंदर आती है सोसाइटी की उसको एनालाइज करते हैं और एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट यहाँ पर उसके लिए वो बना पाते हैं। देन जो सिविक एजुकेशन है तो प्रमोट सिविक एजुकेशन बाय इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि वो भी एक नागरिक है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पर एक नागरिक के तौर पर वो उनको समझ में आती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एंड नेशनल अफेयर्स, राइट। इसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको समझ जाते हैं वो, और कैसे जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर नीडेड है एक कम्युनिटी में या नेशनल अफेयर्स में, तो उनको पता चलता है। देन ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है हमारे समाज में वो उनको समझ आ जाते हैं। प्रोवाइड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज आर इंटरकनेक्टेड एंड एन इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, राइट। तो जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है कि कैसे चीज़ें एक दूसरे के साथ लोकली या ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो वो इंटरकनेक्टेडनेस जो है बच्चे अपनी सोशल साइंस स्टडीज से समझ पाते हैं। तो स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ने के क्या क्या लक्ष्य हैं और क्या क्या उद्देश्य हैं? तो लक्ष्य क्या है? एक समग्र समझ जो है बच्चे के अंदर विकसित होती है। तो विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों से ज्ञान को एकत्रित करके जो मानव समाज की समग्र समझ है उसे यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। फिर जो बच्चे की आलोचनात्मक सोच है वो विकसित होती है। तो आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना, जो जैसे छात्र हैं उनको जो जानकारी दी गई है उसका विश्लेषण करना, धारणाओं पर सवाल उठाने और सामाजिक मुद्दों के बारे में सूचित निर्णय लेने में भी ये बच्चों को सक्षम बनाता है। फिर जो नागरिक शिक्षा है तो नागरिक जिम्मेदारी की भावना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की समझ और समुदाय और राष्ट्रीय मामलों में एक सक्रिय भागीदारी पैदा करके नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। फिर जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है बच्चों को, छात्रों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि जो परस्पर निर्भर दुनिया है उसमें जो स्थानीय या वैश्विक मुद्दे हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें उससे जो सामाजिक विज्ञान उससे बच्चे समझते हैं। कल्चरल अवेयरनेस उनके अंदर आती है। फोस्टर कल्चरल अवेयरनेस बाय एक्सप्लोरिंग डाइवर्स कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्रीज, प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड एप्रिशिएशन फॉर कल्चरल डिफरेंसेस, राइट। कि वो जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस को जो स्टडी करते हैं, तो कल्चरल अवेयरनेस हमारे अंदर आती है, सभी के एक समानता की भावना आती है, राइट। कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारा एक ही कल्चर में स्टडी कर रहा हूँ
तो वो जो है एक एप्रिसिएशन की, एक टॉलरेंस की, और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनके बारे में जो है बच्चों को पता चलता है। देन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अनेबल स्टूडेंट टू अप्लाई सोशल साइंस नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, राइट, कि वो एक एकेडमिक जो कंसेप्ट होता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। देन जो एथिकल अवेयरनेस है वो बच्चों के अंदर आती है। इंस्टिल एथिकल अवेयरनेस एम्फसाइजिंग द एथिकल कॉन्स्टिट्यूशंस इन्वॉल्व इन सोशल साइंस रिसर्च एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी, राइट, कि जो एथिकल अवेयरनेस है, कैसे समाज में क्या क्या रिसर्चेस हैं, ठीक है, हमारे क्या क्या एथिक्स हैं, कैसे हमें उन पर काम करना है, तो वो अवेयरनेस हमारे अंदर आती है। इंक्वायरी एंड रिसर्च स्किल्स डेवलप होते हैं। सो डेवलप इंक्वायरी एंड रिसर्च स्किल्स एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू पोज क्वेश्चंस, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स इफेक्टिवली, राइट, कि कैसे हमें क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो इंक्वायरी या रिसर्च स्किल जो है बच्चों के अंदर आते हैं। फिर जो लाइफ स्किल है वो बच्चों के अंदर डेवलप होते हैं। इक्विप स्टूडेंट विद लाइफ स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, राइट। तो पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए जैसे कोलैबोरेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, तो ये लाइफ स्किल्स बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो सामाजिक जो विज्ञान है उसे क्या क्या उसका लक्ष्य होता है कि सामाजिक जागरूकता बच्चे के अंदर आती है, विविध संस्कृतियों, परंपराओं और इतिहास की खोज करके सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक मतभेदों के लिए सहिष्णुता और प्रशंसा को यहाँ पर बढ़ावा देता है, राइट, कि क्या क्या हमारी संस्कृतियाँ रही हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, तो एक इतिहास की खोज करके जो सामाजिक जागरूकता है उसको बढ़ावा मिलता है। ज्ञान का अनुप्रयोग ये हमें करना सिखाता है। तो शैक्षणिक अवधारणाओं को व्यवहारिक परिदृश्यों से जोड़कर छात्रों को सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करने में सक्षम बनाता है, राइट, कि जो हमारी शैक्षणिक अवधारणाएं हैं उनको हमने अपने वास्तविक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं वो जो है ये हमें बताता है। फिर जो नैतिक जागरूकता है वो हमारे अंदर आती है। तो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और समाज में ज्ञान के अनुप्रयोग में जो शामिल है नैतिक विचार, उन पर जोर देते हुए जो नैतिक जागरूकता है उसको पैदा करता है। पूछताछ और अनुसंधान कौशल है उनको विकसित करता है। तो पूछताछ और अनुसंधान कौशल विकसित करना छात्रों को प्रश्न पूछने, जांच करने और उनके जो निष्कर्ष हैं उनको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी उनको ये सशक्त बनाता है। फिर जो जीवन कौशल है हमारे, तो छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए जो आवश्यक संचार है, सहयोग, समस्या समाधान है, निर्णय लेने का कौशल है, तो ऐसे कौशल भी जो है हमारे सामाजिक शिक्षा से बच्चे के अंदर विकसित होते हैं, राइट। तो वो थे एम्स। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हमारी सब्जेक्ट नॉलेज जो है इसके अंदर आती है। तो एक्वायर फाउंडेशन नॉलेज इन की सोशल साइंस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, राइट। तो एक फाउंडेशन हमारी बन जाती है कि इन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है, सब्जेक्ट नॉलेज हमें आ जाती है। देन एनालिटिकल स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं। डेवलप एनालिटिकल स्किल्स टू क्रिटिकली इवेलुएट हिस्टोरिकल इवेंट्स, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राइट। तो इसके लिए हमारे एनालिटिकल स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। सिविक एंगेजमेंट हमारी बढ़ती है। एनकरेज सिविक एंगेजमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए कम्युनिटी, राइट, कि भाई हमारी एक कम्युनिटी में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो सिविक एंगेजमेंट है वो हमारी बढ़ जाती है। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्टेडनेस इसमें होती है। तो रिकॉग्नाइजेस इंटरडिसिप्लिनरी connections between different social science disciplines, fostering a holistic understanding of societal issues, right। तो एक दूसरे से जब चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो जो सोसाइटल इश्यूज हैं उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं। कल्चरल जो कॉम्पिटेंस होती है तो उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। डेवलप कल्चरल कॉम्पिटेंसी बाय एक्सप्लोरिंग डाइवर्स कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड पर्सपेक्टिव्स, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर कल्चर डाइवर्सिटी, राइट। कि ऐसा नहीं होता है कि भाई हम जिस कल्चर में बड़े हुए हमने बस उसी कल्चर को देखा। हम जब सोशल साइंस पढ़ते हैं यहाँ पर तो हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो हमारे अंदर इक्वालिटी की फीलिंग यहाँ पर आती है कि भाई उसका कल्चर है वो भी समान है और मेरा कल्चर है मेरा भी वो समान है, ठीक है। तो सभी के लिए एक रिस्पेक्ट की फीलिंग जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है जब वो भिन्न भिन्न चीज़ों को यहाँ पर सीखता है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। तो विषय का ज्ञान हमारे अंदर आता है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जो मनोविज्ञान है, ऐसे जो भी सामाजिक विज्ञान की हमारी प्रमुख
विषय हैं उनके बारे में एक मूलभूत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। विश्लेषणात्मक कौशल हमारे अंदर विकसित होता है, तो ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक प्रणालियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए और विश्लेषणात्मक कौशल हमारे अंदर जो है विकसित होते हैं कि भाई कैसे इनका हम मूल्यांकन इन विषयों के बारे में कर पाते हैं। फिर जो नागरिक जुड़ाव है कि जो हमारा लोकतंत्र है, नागरिकता के सिद्धांत हैं, समुदाय के अंदर जो व्यक्तियों की जिम्मेदारी है उसको समझकर जो हमारी नागरिकता है उसके जुड़ाव को ये प्रोत्साहित करता है। फिर एक अंतर विषय संबंध इसमें होता है, तो विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों में के बीच में जो अंतर विषय संबंध है उसको हम इससे पहचान पाते हैं। सामाजिक मुद्दे की जो एक समग्र सोच है उसको ये बढ़ावा देता है। फिर जो हमारी सांस्कृतिक क्षमता है, तो सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देते हुए जो विविध संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं या जो दृष्टिकोण है उनको हम समझ पाते हैं, राइट। कि ऐसा नहीं कि भाई मैं अपनी ही परंपरा को जानता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया तो मुझे सभी परंपराओं के बारे में, संस्कृतियों के बारे में समझ है। एक दृष्टिकोण मेरा सभी के लिए समानता को जो है वो वहाँ पर विकसित हो जाता है। देन जो रिसर्च कॉम्पिटेंसी है वो डेवलप होती है। बिल्ड रिसर्च कॉम्पिटेंसी एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, गैदर डाटा एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स टू प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट, राइट। तो रिसर्च कॉम्पिटेंसी की फीलिंग को ये डेवलप करते हैं। ग्लोबल अवेयरनेस इसमें आती है। कल्टिवेट ग्लोबल अवेयरनेस बाय स्टडिंग ग्लोबल इशूज, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अप्रिशिएटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। कि कैसे ये वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्लोबल अवेयरनेस हमें आ जाती है। देन एथिकल डिसीजन मेकिंग, राइट। तो एनकरेज करता है कि भाई कैसे एथिकली हम कोई डिसीजन यहाँ पर बना सकते हैं। हमारी जो सोशल साइंस रिसर्च है उसको प्रमोट करता है और जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप होता है उसको बनाने में मदद करता है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। एनहेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू राइटिंग, स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन एक्टिविटीज एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर आइडियाज क्लियरली, ठीक है। कि भाई बच्चे कैसे अपने आइडियाज क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाए, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर डेवलप होती है। एप्लीकेशन इसकी होती है डेली लाइफ में, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आती हैं। सो अप्लाई सोशल साइंस नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशंस, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड नेविगेट सोसाइटल चैलेंजेस, राइट। तो उनको जब समझ आती है तो जो सोसाइटी में चैलेंजेस होते हैं उनको बच्चे ईजिली यहाँ पर नेविगेट कर पाते हैं, राइट। तो अनुसंधान योग्यता इसके अंदर आती है। अनुसंधान योग्यता का निर्माण करें जिससे छात्र को अनुसंधान प्रश्न तैयार करने, डेटा इकट्ठा करने और परियोजनाओं को असाइनमेंट के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत करने में यहाँ पर सक्षम बनाया जा सकता है। वैश्विक जागरूकता बच्चे के अंदर आती है। वैश्विक मुद्दों का अध्ययन करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझकर और दुनिया के अंतर संबंध की सराहना करके वैश्विक जागरूकता जो है बच्चे के अंदर एक पैदा होती है। साथ ही साथ जो नैतिक निर्णय हम है वो सामाजिक विज्ञान की वजह से ले पाते हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के नैतिक निहितार्थों पर विचार करके और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देकर नैतिक निर्णय लेने को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करता है। फिर जो प्रभावी संचार है कि कैसे लिखना है, बोलना है, प्रस्तुति गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से प्रभावी संचार कौशल को बढ़ाए जिससे छात्र अपने विचारों को स्पष्ट रूप से यहाँ पर व्यक्त जो है कर सकते हैं। फिर जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग हमें कैसे चीज़ों का करना है, तो सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थिति में लागू करें, छात्रों को सूचित निर्णय लेने और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में हम सशक्त उसकी वजह से बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस एज अ कोर सब्जेक्ट, राइट। कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला है कि भाई ह्यूमन सोसाइटी को हम अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। कि क्या क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या हमारे डायनेमिक्स है ह्यूमन सोसाइटी की, क्या इनके हमारी सोसाइटीज़ में क्या रिलेशनशिप्स हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस है, कैसे कैसे कल्चरल आइटम्स हैं। देन क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो हमारे यहाँ पर डेवलप होते हैं, ठीक है। कि कैसे किसी चीज़ को एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशन को, जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अजम्पशंस है, या कैसे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं लोगों के उनको इवेलुएट करना है, तो उसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमारे जो है डेवलप होते हैं। तो एक मुख्य विषय के रूप में अगर देखें तो सामाजिक विज्ञान का क्या महत्व है, यहाँ पर मानव समाज को हम समझ पाते हैं, राइट। कि मानव समाज की संरचना कैसे है, कैसे उसके कार्य, कैसे वहाँ कार्य होता है, क्या उसकी गतिशीलता है, तो इन चीज़ों को हम समझ पाते हैं, ठीक है। कैसे हमारे समाज में रिश्ते बनते हैं, क्या क्या संस्थान है, सांस्कृतिक तत्व है, तो इन सब चीज़ों को हम समझ पाते हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण विचार कौशल है वो विकसित हो जाता है। तो सामाजिक विज्ञान जो है छात्रों को जानकारी की आलोचनात्मक विश्लेषण करने, धारणाओं पर सवाल उठाने और विभिन्न दृष्टिकोण है उनका मूल्यांकन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू होने वाले आवश्यक आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करने पर बढ़ावा देता है,
right? Then civic education. So social science serve as a foundation for civic education, imparting knowledge about democratic principles, citizenship responsibilities, and functioning of political systems. It prepares students to actively participate in civic life, right? कि कैसे एक नागरिक हम बन सकते हैं, नागरिक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो सिविक एजुकेशन ये हमें देता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव हमें समझाता है कि कैसे जो है हमारा समाज एक वैश्विक तौर पर इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट? तो सोशल साइंस इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एम्फसाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड. It promotes awareness of global issues, cultural diversity, and the implications of international relationships, right? Then cultural appreciation हमें आता है जब हम different cultures को study करते हैं तो हम उसको सबको appreciate करते हैं, right? ना कि उनमें discriminate करते हैं. So social science educates students about diverse cultures, traditions, and historical context. So this fosters cultural appreciation, tolerance, and a broader understanding of human diversity. तो जो नागरिकता की शिक्षा है, एक नागरिक के तौर पर जो हमें पता होना चाहिए वो शिक्षा हमें मिलती है. तो सामाजिक विज्ञान नागरिक शिक्षा के एक आधार के रूप में कार्य करता है जो लोकतांत्रिक सिद्धांत, नागरिकता की जिम्मेदारियों और राजनीतिक प्रणालियों के कामकाज के बारे में ज्ञान प्रदान करता है. और यह छात्रों को एक नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से हमें कैसे रहना उसकी जो है उसमें भाग लेने के लिए भी तैयार करता है. साथ ही साथ जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है वो बच्चों को समझ आता है. तो सामाजिक विज्ञान छात्रों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य से परिचित कराता है जो दुनिया भर के समाजों के अंतर संबंध पर जोर देता है, राइट? कि कैसे समाज एक दूसरे से अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है. और यह वैश्विक मुद्दे, सांस्कृतिक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निहितार्थ के बारे में जो है जागरूकता को बढ़ावा देता है. इसके साथ ही साथ जो सांस्कृतिक प्रशंसा है वो बच्चों के अंदर आती है. तो सामाजिक विज्ञान छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में शिक्षित करता है जिससे सांस्कृतिक प्रशंसा, सहिष्णुता और मानव विविधता की एक व्यापक समझ को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है. देन हिस्टोरिकल अवेयरनेस हमारे अंदर आती है कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या था, क्या क्या पास्ट इवेंट्स हुए थे, कैसे हम यहाँ पर कैसे हमारी इवॉल्वमेंट हुई है. सो थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री सोशल साइंस enables स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट डिसीजंस ऑन द प्रेजेंट एंड अप्रिशिएट द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज ओवर टाइम, राइट? कि क्या क्या हमारे जो पास्ट इवेंट्स हैं उनका आज पर हमारे क्या प्रभाव है, क्या कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ है सोसाइटीज़ का ओवर टाइम, तो वो चीज़ें हम समझ पाते हैं. इकोनॉमिक लिटरेसी हमें समझ में आती है. सो सोशल साइंस इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सिस्टम्स, the distribution of resources and the factors influencing economic decision making, right? तो इकोनॉमिक लिटरेसी हमारे अंदर आती है. इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग पावर हमारे अंदर डेवलप होती है. सो सोशल साइंस इक्विप्स स्टूडेंट विद नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल, फाइनेंस, कैरियर चॉइसेस एंड एज अ सिविक पार्टिसिपेशन, राइट? तो कैसे हमें डिसीजंस बनाने हैं वो भी हमारे अंदर एबिलिटी जो है डेवलप होती है. तो ऐतिहासिक जागरूकता हमारे अंदर आती है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था. तो इतिहास का अध्ययन करने के माध्यम से सामाजिक विज्ञान छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं से सीखने, वर्तमान पर अतीत के निर्णयों का क्या प्रभाव है उसको समझने और समय के साथ साथ समाज के विकास की जो सराहना है उसे करने में भी बच्चों को सक्षम बनाता है. आर्थिक साक्षरता हमारे अंदर आती है. तो सामाजिक विज्ञान छात्रों को आर्थिक सिद्धांतों से परिचित कराता है जिससे उन्हें आर्थिक प्रणालियों, संसाधनों के वितरण और आर्थिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको समझने में मदद मिलती है. फिर जो सूचित निर्णय लेते हैं उसमें बच्चे को ये डेवलप करते हैं कि वो सूचित निर्णय ले सके. तो सामाजिक विज्ञान छात्रों को व्यक्तिगत वित्त, करियर विकल्प और नागरिक भागीदारी से जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनमें सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल से यहाँ पर लैस करता है. देन रिसर्च या एनालिटिकल स्किल्स है वो बच्चों के अंदर डेवलप होती है. सोशल साइंस एजुकेशन एनहांसेस स्टूडेंट्स रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स. दे लर्न टू फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चंस, गैदर एविडेंसेस एंड प्रेजेंट फाइंडिंग्स, फोस्टरिंग क्रिटिकल रिसर्च कॉम्पिटेंसी, राइट? तो रिसर्च करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, ये स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं. एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपरेशन हमारी होती है. सो सोशल साइंस इंस्टिल्स अ क्यूरियोसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटल डायनामिक्स, preparing students for a lifelong learning journey. It equips them with skills to adapt to a changing world, right? तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, उस पर ध्यान देता है कि भाई कैसे जो ह्यूमन क्यूरियोसिटी है अपने बिहेवियर के बारे में, अपने सोसाइटल डायनेमिक्स है उनके बारे में हमें बताता है.
फिर जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो हमारी जो नॉलेज हमने गेन की है उसको रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं. सो द नॉलेज गेन इन सोशल साइंस हैज़ डायरेक्ट एप्लीकेशंस टू स्टूडेंट्स डेली लाइफ दैट एम्पावर्स देम टू नेविगेट सोशल इश्यूज, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू देयर लाइफ, राइट. तो जो हमारा सोशल साइंस में हमने पढ़ा उनका हम डायरेक्ट अपनी लाइफ में जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. तो इससे हम सीख जाते हैं उन कंसेप्ट को और भी ज़्यादा डीपली. तो अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल हमारे अंदर डेवलप होते हैं. सामाजिक विज्ञान शिक्षा छात्रों के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाती है. वे अनुसंधान प्रश्न तैयार करता है, साक्ष्य इकट्ठा करना, किसी निष्कर्ष को कैसे प्रस्तुत करना है, तो वो यहाँ पर सीख जाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षमता को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है. देन आजीवन सीखने की तैयारी उनकी होती है, ठीक है, कि भाई बच्चे को कैसे सीखता रहना है, उसकी जो आजीवन सीखने की तैयारी यहाँ पर हो जाती है. तो सामाजिक विज्ञान मानव व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता को समझने की जिज्ञासा पैदा करता है, छात्रों को आजीवन सीखने की यात्रा के लिए तैयार करता है और एक बदलती दुनिया में कैसे उनको ढलना है उसका अनुकूलन करने के जो कौशल है उनसे उनको सुसज्जित करता है. साथ ही साथ जो हमने अपना सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है उसका हम अपने दैनिक जीवन में, वास्तविक दुनिया में उसका अनुप्रयोग कर सकते हैं, राइट. तो सामाजिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान का छात्रों के दैनिक जीवन पर सीधा अनुप्रयोग होता है. यह उन्हें सामाजिक मुद्दों से कैसे निपटना है, सूचित निर्णय कैसे लेने हैं और अपने समुदाय में जो सार्थक योगदान है उन्हें लेने का एक अधिकार जो है उनको देता है. देन नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ सोशल साइंस टीचर फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, है कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को बनाने में अगर कोई सोशल साइंस टीचर है तो उसका क्या रोल होता है, राइट. तो वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है सबसे पहले, राइट. सो फोस्टर्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स वेयर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड बैकग्राउंड्स आर वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, एनकरेज ओपन डिस्कशंस एंड ऑन इशूज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, राइट. तो इंक्लूसिविटी, एक समानता की भावना सबके अंदर वो डेवलप करता है कि जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सब उनको बता सके, इसीलिए डिस्कस कर सके, इक्वालिटी के ऊपर वहाँ पर आराम से बातें हो सके. Then teaching social justice, so integrate lessons and discussions on social justice issues into the curriculum, explore topics related to discrimination, inequality and human rights, promoting empathy and awareness, right. कि बच्चों को वो इक्वालिटी के बारे में बता सकते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे उसको रोकना है, उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बच्चों को अवेयर करा सकते हैं. तो समता मूलक समाज के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की क्या भूमिका है, तो सबसे पहले वो समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं. तो समावेशी कक्षा को बढ़ावा दें जहाँ विविध दृष्टिकोणों और पृष्ठभूमियों को महत्व दिया जाए और उनका सम्मान किया जाए. विविधता, समानता और समावेशन से संबंधित मुद्दे हैं उन पर खुली चर्चा को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए. सामाजिक न्याय जो है बच्चों को सिखाना चाहिए. तो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर पाठ और चर्चा को पाठ्यक्रम के रूप में एकीकृत करें. सहानुभूति और जागरूकता को बढ़ावा दें. भेदभाव, असमानता और मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का जहाँ अन्वेषण है बच्चों को करना सिखाना चाहिए. Then cultivating critical thinking to teach students to critically analyze information, questioning biases and evaluate societal structures, encourage them to think independently and consider multiple viewpoints, right. कि भाई एक चीज़ को हम अलग अलग 4 लोग हैं तो उनका सबको देखने का तरीका अलग होगा, उनको कैसे एनालाइज करना है, कैसे हमें इंडिपेंडेंटली सोचना है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसको एनालाइज करना है, वो हमें बच्चों को सिखाना है. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो है उनके अंदर डेवलप करनी है. एम्पैथी की फीलिंग उनके अंदर डेवलप करनी है. सो एनकरेज स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज एंड डिस्कशंस दैट प्रमोट एम्पैथी टुवर्ड इंडिविजुअल्स और ग्रुप फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, राइट. कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके लिए एम्पैथी की फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए. डेवलप प्रोजेक्ट्स दैट एनकरेज अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन. Then addressing stereotypes and biases. So create a classroom environment that challenges stereotypes and biases. Discuss the impact of stereotypes on individuals and society and encourage students to question and confront biases, right. कि क्या क्या stereotypes या biases हैं उनको कैसे address करना है, बच्चों को कैसे neglect करना है अपनी सोसाइटी में, वो चीज़ें उनको सिखानी चाहिए. तो आलोचनात्मक सोच विकसित करते हैं. छात्रों को जानकारी का आलोचनात्मक विश्लेषण करना, पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाना और सामाजिक संरचनाओं का मूल्यांकन करना हम सिखा सकते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और उनके जो कई दृष्टिकोण हैं उन पर विचार करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित
कर सकते हैं। साथ ही साथ सहानुभूति को हम बढ़ावा दे सकते हैं, तो छात्रों को ऐसी गतिविधियों और चर्चाओं में शामिल करें जो भेदभाव का सामना करने वाले व्यक्तियों या समूह के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा दें। ऐसी परियोजनाएं विकसित करें जो समझ और करुणा को यहाँ पर प्रोत्साहित करती है। रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को हम संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई रूढ़िवादी अगर बनी है तो उसको कैसे ब्रेक करना है। तो कक्षा का माहौल ऐसा बनाएं जो रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती दे, व्यक्तियों और समाज पर रूढ़िवादिता के प्रभाव पर चर्चा करें और छात्रों को पूर्वाग्रह पर सवाल उठाने और उनका कैसे सामना करना है उसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। देन मॉडलिंग इंक्लूसिव बिहेवियर, सो डेमोन्स्ट्रेट इंक्लूसिव एंड इगैलिटेरियन बिहेवियर इन योर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। मॉडल रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, फेयरनेस एंड ओपन माइंडेडनेस, राइट, कि एक इंक्लूसिव बिहेवियर हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी को वो रिस्पेक्ट करें, फेयरनेस हो, एक ओपन माइंडेड बिहेवियर उनका बन जाए। Then equitable assessment practices, so implement assessment practices that are fair and unbiased, recognize and appreciate diverse talents and contributions in academic and non-academic settings, right, कि बच्चों के नॉन एकेडमिक या एकेडमिक दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से असेस यहाँ पर करना है, ठीक है, और सबको एक अनबायस्ड तरीके से, एक फेयर तरीके से हमें उनकी असेसमेंट करनी है और अप्रिशिएट करना है। देन कनेक्टिंग क्यूरिकुलम टू रियल वर्ल्ड इश्यूज, राइट, कि जो हमारे क्यूरिकुलम में उसको रियल वर्ल्ड से जोड़कर उन चीज़ों को सिखाना है ताकि बच्चे अच्छे से रिलेट कर पाएँ। सो रिलेट सोशल साइंस concepts to current events and related world issues, shows students how the knowledge they gain in the classroom can be applied to address societal challenges, right, जिससे बच्चे सीख सके कि भाई जो वो पढ़ रहे हैं उसको अपने, अगर कोई सोशल चैलेंज यहाँ पर आ रहा है तो उसमें कैसे उस नॉलेज को वो अप्लाई कर सकते हैं। तो समावेशी व्यवहार मॉडलिंग हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि छात्रों के साथ अपनी बातचीत में समावेशी और समतावादी व्यवहार हम दिखा सकते हैं। विविधता, निष्पक्षता और खुले विचारों के प्रति एक आदर्श सम्मान हम बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर न्याय संगत मूल्यांकन प्रथाएं हम बच्चों से सिखा सकते हैं, तो निष्पक्ष मूल्यांकन पद्धतियां लागू करें और शैक्षणिक और जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें भी जो विभिन्न प्रतिभाएं बच्चों की हैं या योगदान है उनको हमें पहचानना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। फिर पाठ्यचर्या को वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जोड़कर हमें पढ़ाना चाहिए कि जो सामाजिक विज्ञान अवधारणाएं हैं वो वर्तमान घटनाएं और वास्तविक दुनिया के मुद्दे हैं उनसे कैसे रिलेटेड है, कैसे जुड़ी हुई है, और छात्रों को दिखाएं कि कक्षा में प्राप्त ज्ञान को सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे यहाँ पर लागू किया जा सकता है। Then encourage students activism, so encourage students to get involved in civic activities and social justice initiatives, foster a sense of responsibility for creating positive societal change, right, कि कैसे एक पॉजिटिव सोसाइटी बनाने के लिए उनको सोसाइटी में काम करना पड़ेगा, नागरिक की जो उनकी भूमिका है वो निभानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम encourage कर सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए encourage कर सकते हैं। Establish connections with community organizations that promote equality and social justice, provide student with opportunities to engage in community services projects aligned with these values, right, तो बच्चों को किसी कम्युनिटी में जो सोशल जस्टिस या इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है उनमें हम इन्वॉल्व करा सकते हैं। कल्चरल क्रिटिकल media literacy, sorry, cultivating critical media literacy, so teach students to critically analyze media representation, recognize and challenging stereotypes presented in various forms of media, promote media literacy skills and responsible consumption, right, कि जो मीडिया है उसकी लिटरेसी स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप करनी है और एक उसको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कंजम्पशन उनकी कर सकते हैं वो हमें दिखाना है कि कैसे जो स्टीरियोटाइप्स अगर डिफरेंट फॉर्म्स में बने होते हैं कैसे उनको यहाँ पर एनालाइज वो कर सकते हैं थ्रू मीडिया। सो छात्र हैं उनको सक्रियता को जो सक्रियता है उसको हमें प्रोत्साहित करना है कि छात्रों को नागरिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उनकी जो जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेवारी की भावना का उनके अंदर हमें बढ़ावा देना है। फिर जो सामुदायिक व्यस्तता है तो समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक संगठनों के साथ संबंध स्थापित करें और छात्रों को इन मूल्यों के अनुरूप जो सामुदायिक सेवा है परियोजनाएं हैं उनमें शामिल होने का भी हमें अवसर प्रदान करना है, राइट, कि कोई ऐसा समुदाय जो न्याय के लिए काम करे तो उसमें जो है बच्चे यहाँ पर काम कर सकते हैं। आलोचनात्मक मीडिया और साक्षरता, ठीक है, कि मीडिया को कैसे समझ सकते हैं उसकी साक्षरता का विकास हमें बच्चों में करना है। Curriculum and instructional planning under pedagogy of teaching social science, that is पाठ्यचर्या और अनुदेशात्मक योजना, and in this video we are going to cover all the topics listed here in both language English and Hindi।
So moving to our first slide, we will discuss the organization of science curriculum at school level, right? कि स्कूल लेवल पे हम कैसे जो है साइंस सोशल साइंस करिकुलम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि करिकुलम का फ्रेमवर्क क्या है, कि कौन सी ग्रेड लेवल के लिए हम बढ़ा रहे हैं, उसमें क्या क्या स्कोप है बच्चों के लिए। सो डिफाइन द सोशल साइंस करिकुलम फॉर ईच ग्रेड लेवल कंसिडरिंग द डेवलपमेंटल नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ कंटेंट टू बी कवर्ड एंड इंश्योरिंग प्रोग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूटी अक्रॉस ग्रेड्स, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किस ग्रेड लेवल के लिए तो पहले हमें बेसिकली डिसाइड करना, राइट, कि कौन सी क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए हमें करिकुलम डिज़ाइन करना है। वहाँ पर क्या बच्चों की नीड है, ठीक है, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, कि क्या वो कर सकते हैं और क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो वो हमें देखना है, क्या स्कोप है जो हम कंटेंट कवर करा रहे हैं, ठीक है, वो उनको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और एक हमें इंश्योर करना है कि प्रोग्रेशन होना चाहिए, राइट। जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ साथ प्रोग्रेस जो है हमारे कंटेंट पे होनी चाहिए। तो विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका हमें संगठन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा तैयार करेंगे, राइट। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई किस ग्रेड के लिए हम ये जो है तैयार कर रहे हैं ये पाठ्यक्रम, राइट, कि कौन सी कक्षा के लिए बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, क्या दायरा है उसका। तो छात्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्रेड स्तर के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को हमें परिभाषित करना है और सभी ग्रेडों में प्रगति और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कवर की जाने वाली सामग्री का दायरा भी हमें यहाँ पर निर्धारित करना है, राइट, कि यहाँ पर बच्चों की क्या आवश्यकता है, राइट, कि बच्चों को कौन सा कंसेप्ट आना चाहिए। तो वो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे। फिर उसमें क्षमताएं क्या है कि भाई कितना कंटेंट यहाँ पर जो है बच्चे कवर कर पा रहे हैं, राइट, कितनी चीज़ें जो हम सिखाएंगे उनकी क्षमता बच्चों के अंदर है कि वो सीख सकते हैं। तो वो हमें उस ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, राइट। और हमें ये सुनिश्चित करना है कि भाई जब हमारी ग्रेड अगर इंक्रीज़ हो रही है, राइट, कि थर्ड क्लास से हम फोर्थ क्लास में जा रहे हैं, तो हमारी प्रगति यहाँ पर होनी चाहिए, राइट, कि जो पहले कंसेप्ट किया उससे थोड़ा ज़्यादा डीप उसमें हम उस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। उसमें निरंतरता हमें सुनिश्चित करनी है अपनी कवर की जाने वाली सामग्री में। तो देन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें अपनानी है। इंटीग्रेट कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोशल साइंस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एम्फसाइज कनेक्शंस बिटवीन डिसिप्लिन्स टू प्रोवाइड अ हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि एक ही सब्जेक्ट मैंने पकड़ लिया। सोशल साइंस में आपने देखा कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट है ये, जैसे बहुत सारे सब टॉपिक्स यहाँ पर कवर होते हैं। सब टॉपिक्स क्या, इवन ये मेन टॉपिक है खुद में। तो इन सब को हमें उसमें कलेक्टिवली पढ़ाना है कि बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, राइट। ऐसा ना हो कि हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है लेकिन ज्योग्राफी के बारे में बच्चों को नहीं पता या इकोनॉमिक्स के बारे में बच्चों को नहीं पता, राइट। देन स्टैंडर्ड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमें वी हैव टू अलाइन द करिकुलम विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय रेलेवेंट अथॉरिटीज और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियरली डिफाइन द knowledge, skills and competences students are expected to acquire at each grade level, right। तो हमें क्या करना है, अब देखना है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर हम बच्चों को ये चीज़ यहाँ पर सिखा रहे हैं तो उसमें जो है क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव बच्चों का मिलेगा, क्या उसका स्टैंडर्ड है। सो वी हैव टू अलाइन द करिकुलम विद दैट स्टैंडर्ड, राइट। तो अंतर विषय दृष्टिकोण हमें अपनाना है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान से जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषय हैं उनकी सामग्री को हमें एकीकृत करना है और मानव समाज की समग्र समझ प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों के बीच संबंध जो है उन पर हमें जोर देना है, राइट। कि ऐसा ना हो कि खाली हमने इतिहास को कवर करा दिया अपने सामाजिक विज्ञान में या भूगोल को ले लिया और इन सभी सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया, राइट। तो उससे क्या होगी, एक समग्र समझ नहीं होगी बच्चे को, इन दो सब्जेक्ट्स की ही होगी, राइट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर बहुत कम ग्रेड लेवल पे है तो उनमें एक फर्स्ट चैप्टर इनका इंट्रोडक्शन वहाँ पर दे सकते हैं, राइट। तो हमें सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड करना है। एक अंतः विषय हमारा दृष्टिकोण यहाँ पर होना चाहिए। देन मानक और सीखने का उद्देश्य है, ये हमें देखना है कि यहाँ पर जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका सीखने का उद्देश्य क्या है। तो पाठ्यक्रम को संबंधित अधिकारियों या शैक्षिक संगठनों द्वारा निर्धारित शैक्षिक मानकों और सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित हमें करना है और प्रत्येक ग्रेड स्तर पर छात्रों से प्राप्त होने वाले ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे को क्या मिल रहा है, क्या वो सीख रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या कौशल या दक्षताएं हैं जो बच्चा उस चीज़ से यहाँ पर हासिल कर रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा क्यूरिकुलम, ठीक है। तो क्यूरिकुलम के कंपोनेंट यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे कि अपने क्यूरिकुलम में हम क्या क्या डालें। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस कोर कंटेंट एरियाज लाइक आइडेंटिफाई कोर कंटेंट एरियाज विद इन सोशल साइंस
such as historical events, geographical regions, government structure, economic system, cultural diversity, and societal issues, and allocate instructional timeline to each content area based on its significance and relevance, right? तो अब हमें देखना है कि curriculum बनाने के लिए हम कौन सा एरिया कवर करना है, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चे के समाज में जो उसके अराउंड जो चीज़ें हो रही है, जो कल्चरली चीज़ें हो रही हैं, जो सोसाइटल इश्यूज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो जोग्राफिकल रीजंस है, तो उन एरियाज़ को हमें जो है पहले यहाँ पर कवर करना है। देन उनके स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। सो इंटीग्रेट स्किल बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ through the curriculum, develop critical thinking, research, communication, and problem solving skills essential for understanding social science concepts and engaging with the real world issues, right? तो हमें उसके साथ साथ क्या करना है कि भाई ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड करने हैं कि बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर इंप्रूव हो, कि कैसे जो चीज़ें उसने पढ़ी है वो उसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सके, राइट? तो पाठ्यचर्या के घटक क्या होंगे? सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी मुख्य सामग्री क्षेत्र है, ठीक है, जो मुख्य सामग्री हम ले रहे हैं उसमें हम कौन कौन से क्षेत्र को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के भीतर मुख्य सामग्री क्षेत्रों की हमें पहचान करनी है, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक क्षेत्र, सरकारी संरचनाएं, आर्थिक प्रणाली, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक जो मुद्दे हैं, राइट? तो उन जो हमें मुख्य क्षेत्र लगे वो हमें यहाँ पर इन्वॉल्व करने हैं, और प्रत्येक सामग्रिक क्षेत्र को उसके महत्व और प्रासंगिकता के आधार पर निर्देशात्मक समय में आवंटित यहाँ पर करना है। उसके साथ साथ हम उसके कौशल विकास को देखेंगे कि भाई ये चीज़ें जो पढ़ा रहे हैं उससे कौन सा कौशल जो है बच्चे के अंदर विकसित हो रहा है। तो पूरे पाठ्यक्रम में कौशल आधारित सीखने के अवसरों को हमें एकीकृत करना है, ठीक है, कि कैसे ऐसी चीज़ें जो कौशल आधारित चीज़ें यहाँ पर हमने पाठ्यक्रम में इंक्लूड की हैं, रखी हैं। तो सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को समझने और वास्तविक दुनिया के मुद्दों से जुड़ने के लिए आवश्यक आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान, संचार और समस्या समाधान कौशल जो है हमें बच्चे के अंदर यहाँ पर विकसित करने हैं। देन क्रॉस करिकुलर कॉम्पोनेंट कनेक्शंस यहाँ पर होने चाहिए। एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रॉस करिकुलर कनेक्शंस विद अदर सब्जेक्ट्स, राइट? कि वो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से यहाँ पर कुछ इंटर रिलेटेड हो, कि हम उन चीज़ों को भी यहाँ पर अच्छे से समझ पाए, सच एज लैंग्वेज, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड आर्ट्स। सो फोस्टर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग अप्रोचेस, एक्सपीरियंसेस, right, that deepen students understanding of social science concepts and their application, right? तो यहाँ पर हमें देखना है कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग अप्रोच हमें इन्वॉल्व करनी है, कि जिससे जो सोशल साइंस के कंसेप्ट है बच्चों के, वो उनको यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन कर सके और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, डीप तरीके से समझ सके। तो क्रॉस पाठ्यचर्या कनेक्शन हमें देखना है कि भाषा, कला, गणित, विज्ञान और कला जैसे अन्य विषयों के साथ अंतर पाठ्यचर्या संबंधों के अवसरों का पता लगाए और अंतर विषय सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देना, जो छात्रों की सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ को गहरा करता है, राइट? तो हमें अंतर विषय सीखने के अनुभवों को यहाँ पर बढ़ाना है, ऐसा करिकुलम जो हमें बनाना है। देन उसके लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज क्या रहेगी? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमें देनी है, राइट, फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमें हमेशा याद रखना है कि वी हैव टू गिव डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सो कैटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड स्टाइल्स बाय एम्प्लॉइंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ऑफर वेरिड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेस एंड एबिलिटीज, राइट? तो ये हमें देखना है कि भाई बच्चे की ज़रूरत क्या है, किस तरीके से वो समझ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देनी है। देन एक्टिव लर्निंग अप्रोचेस, सो इनकॉर्पोरेट एक्टिव लर्निंग अप्रोचेस सच एज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एंड वी हैव टू एंगेज स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, सिमुलेशंस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस टू प्रमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ कंटेंट, राइट? तो इसके साथ साथ एक्टिव लर्निंग क्या, जिसमें बच्चे एक्टिव लर्निंग कर सके, ऐसी अप्रोचेस हमें इंक्लूड करनी है अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में, राइट? कि जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों से करा सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, डिबेट्स करा सकते हैं, जिससे बच्चों को वो कंसेप्ट यहाँ पर उसके रिटेंशन जो पावर है यहाँ पर बच्चों की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो थर्ड हमारा देखना है कि उसके लिए निर्देशात्मक रणनीतियाँ हमें कैसे देनी है। तो विभेदित निर्देश हमें यहाँ पर देने हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि एक अच्छी शिक्षा देने के लिए हमेशा हमें विभेदित निर्देश देने हैं। तो विभेदित शिक्षण रणनीतियों को नियोजित करने, विविध शिक्षण आवश्यकताओं और शैलियों को पूरा करें, ठीक है। तो विभिन्न शिक्षण प्राथमिकता और क्षमताओं को समायोजित करने के लिए विभिन्न शिक्षण सामग्री, गतिविधियां और मूल्यांकन यहाँ पर प्रदान करने की भी बच्चे की क्या ज़रूरत है, क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें निर्देश देना है। हमें ऐसा नहीं देना है कि भाई एक तरीके से हम निर्देश दे रहे हैं, वो समझ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। हमें उस बच्चे की क्या ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्देश देने हैं, राइट। और उसके बाद सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण पर ध्यान देना है कि एक एक्टिव तरीके से, सक्रिय तरीके से बच्चा यहाँ पर कैसे सीख सकता है। तो सक्रिय शिक्षण
दृष्टिकोणों को शामिल करें, जैसे पूछताछ आधारित शिक्षा, सहकारी शिक्षा, परियोजना आधारित शिक्षा और अनुभवात्मक शिक्षा। और सामग्री की गहरी समझ और अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों, सिमुलेशन, बहस या चर्चा में हमें शामिल करना, राइट। कि जब किसी चीज़ पर वो बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, वो उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो याददाश्त है यहाँ पर वो बढ़ती है, जो पुराने कंसेप्ट है वो उनको समझ पाते हैं, एक गहरी समझ उनके अंदर आती है, राइट। और अगर कोई परियोजना आधारित शिक्षा या पूछताछ या सहकारी शिक्षा अगर हम उनको देंगे, तो एक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है उस कंसेप्ट की, वो और भी ज़्यादा गहरी यहाँ पर हो जाएगी, राइट। देन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमें करना है, प्रौद्योगिकी एकीकरण, राइट। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमें उसका यूज़ करना है कि कैसे बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम जो है इस चीज़ की समझ दे सकते हैं। सो we have to utilize technology tools and resources to enhance teaching and learning experiences, integrate multimedia presentations, digital resources, online resource tools, and education softwares to supplement traditional instructional methods and facilitate access to information, right। तो शिक्षण और सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों का हमें उपयोग करना है। तो यहाँ पे हमें प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना है, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ हैं, हमारे डिजिटल संसाधन है, ऑनलाइन शोध उपकरण है, या कोई भी शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, वो हमें अपने पास इकट्ठा करना है ताकि उनका हम यूज़ कर सकें। अगर बच्चों को मान लो हमने कोई एक चीज़ समझाई है, तो उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एनिमेशन में समझा सकते हैं कि ये चीज़ें हुई कैसे, राइट। तो वी हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी। देन अब हमें देखना है कि हम असेसमेंट कैसे करेंगे। हमने करिकुलम जो है बच्चे के लिए बना दिया, अब उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे। तो एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होती है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारी होती है कि क्लास में हम चैप्टर करा रहे हैं और उसी के इन बिटवीन हम बच्चों से पूछ रहे हैं, क्विजेस करा रहे हैं, राइट, या ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। ये तब होता है जब हमारी जो शिक्षा वो चल रही होती है, जब कोई भी लेसन है हमारा वो चल रहा होता है, जो उस ऑनगोइंग प्रोसेस में जब हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, राइट। तो वो होती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि अगर मैंने आज एक कंसेप्ट समझाया बच्चों को, तो मैं उससे यहाँ पर बच्चों से पूछ सकती हूँ, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि क्या मेरी इंस्ट्रक्शन बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, नहीं आ रही, राइट। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑनगोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट्स to monitor students' progress and provide feedback for improvement. Use a variety of assessment techniques including quizzes, discussion projects and peer evaluation to gauge understanding and skill development, right। ये तो हो गया कि क्लास में मुझे पता चल गया कि भाई मेरी फीडबैक मुझे मिल गई क्या, कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्या बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट। तो मैं अपना जो तरीका यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। लेकिन समेटिव असेसमेंट क्या होती है? समेटिव असेसमेंट तब होती है जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लाइक जैसे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए या ईयर में जो एग्जाम्स होते हैं, तो वो होती है हमारी समेटिव असेसमेंट। सो वी हैव टू एडमिनिस्टर summative assessments to evaluate students' mastery of content and skill at the end of instructional units or grading periods. So design assessments that align with the learning objectives and standards such as written exam, research projects, presentations and performance tasks, right। तो लास्ट में क्या होता है, जैसे हम written examination यहाँ पर लेते हैं, जैसे बच्चे को ओवरऑल क्या उसने सीखा है अपने पूरे सेमेस्टर में, अपने पूरे ईयर में, राइट, कि कंटेंट को कितने अच्छे तरीके से उसने मास्टरी उसके ऊपर की है, तो वो यहाँ पर हम समेटिव असेसमेंट में पता लगाते हैं। तो मूल्यांकन और आकलन यहाँ पर आप लिख सकते हो, राइट, मूल्यांकन की जगह पे, बिकॉज इट इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रचनात्मक आकलन बच्चे का कर सकते हैं, कि जब हम चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में हम कक्षा में बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई मैंने क्या पढ़ाया है, इस चीज़ से आप क्या समझते हो। तो वो हमें पता चल जाता है कि भाई हम जैसे समझा रहे हैं उस तरीके से बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम अपने जो है निर्देशों में यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो छात्र प्रगति की निगरानी करने और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए चल रहे रचनात्मक मूल्यांकन लागू करें। समझ और कौशल विकास का आकलन करने के लिए क्विज हम करा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बच्चों से करा सकते हैं, या सहकर्मी मूल्यांकन सहित विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है सारांशित मूल्यांकन, राइट। ये सारांश जैसे समरी आप समझ सकते हो कि पूरा उसने पूरे साल में क्या किया है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में, तो वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। रचनात्मक में हम करते हैं कि क्लास में पढ़ा रहे हैं तब चेक करते हैं। सारांशित हमारा होता है कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और हम चेक करेंगे कि भाई बच्चे को क्या मतलब किस हद तक उसने उन स्किल्स पर मास्टरी कर ली है, राइट। तो शिक्षण इकाइयों या ग्रेडिंग अवधि के अंत में सामग्री और कौशल में छात्रों की कितनी महारत है उसका मूल्यांकन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन का हमें प्रबंध करना है। और ऐसे मूल्यांकन डिजाइन करें जो सीखने के उद्देश्य और मानकों के अनुरूप हो, राइट, कि जिसमें जो सीखने का उद्देश्य है वो वही होना चाहिए जो हमने बच्चों को कराया है। जैसे लिखित परीक्षा, अनुसंधान परियोजनाएं, प्रस्तुतियाँ या प्रदर्शन कार्य जो है हम बच्चों के इन तरीकों से यहाँ पर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, राइट। देन ऑथेंटिक असेसमेंट हमें करनी है। सो इनकॉर्पोरेट ऑथेंटिक असेसमेंट टास्क दैट मिरर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज
scenarios and requires students to apply social science knowledge and skills in meaningful context, right? तो हमें ऐसी चीज़ें दिखानी कि जिससे जो बच्चे हैं रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को अप्लाई करके उसका जो है उसको यहाँ पर लिख सके मीनिंगफुल तरीके से। सो एग्जाम्पल इंक्लूड केस स्टडीज, सिमुलेशन, रोल प्लेस या कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है हमें बच्चों से करानी है। तो उसके साथ साथ हम प्रमाणिक मूल्यांकन भी बच्चों से करा सकते हैं। तो प्रमाणिक मूल्यांकन कार्यों को शामिल करें जो वास्तविक दुनिया के प्रदर्शनों को प्रतिबिंब यहाँ पर करते हैं और छात्रों को सामाजिक विज्ञान के ज्ञान और कौशल को सार्थक संदर्भों में लागू करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम केस स्टडीज़ बच्चे से करा सकते हैं, सिमुलेशन, रोल प्ले या समुदाय आधारित परियोजनाएं जो है बच्चों से यहाँ पर करवा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमें देखनी है इवैल्यूएशन के बाद कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे की क्या हो रही है। सो टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज फॉर सोशल साइंस टीचर्स टू एनहेंस देयर कंटेंट नॉलेज, pedagogical skills and proficiency in implementing curriculum effectively and offer ongoing support, mentoring and collaboration opportunities, right। तो भाई बच्चों को तो देख ले, लेकिन टीचर को क्या आता है, ठीक है, टीचर की मास्टरी कितनी उस स्किल्स पे, कितने अच्छे तरीके से वो समझा रहा है, ठीक है। चाइल्ड पेडागोजिकल स्किल्स बच्चे वो टीचर के कैसे, तो उन सभी पे हमें ध्यान देना। टाइम टू टाइम ऐसे करना है कि भाई टीचर को यहाँ पर ट्रेनिंग और सपोर्ट मिल सके, राइट। Then curriculum review and revision. So establish mechanisms for regular curriculum review and revision to ensure alignment with education standards, emerging research and changing societal needs. Solicit feedback from stakeholders including teachers, students, parents and community members to inform curriculum updates, है। तो हमें देखना है कि curriculum बना तो दिया, अब उसको हमें रिव्यू करना और उसकी रिवीजन करते रहने कि भाई क्या इसमें वो जो स्टैंडर्ड है हमारे एजुकेशन का वो मेंटेन हो पा रहा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अच्छे से हो रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी आ रही है, राइट। तो पांचवा है हमारा व्यावसायिक विकास पर हमें ध्यान देना है, राइट, कि हमने आकलन भी कर लिया, व्यावसायिक विकास बच्चे का कैसे होगा। तो शिक्षण, प्रशिक्षण और सहायता, राइट, कि अब बच्चों को तो हमने देख लिया, अब शिक्षक भी तो यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होना चाहिए कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सके। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित करने हैं, उसके लिए सहायता यहाँ पर हमें देनी है टीचर के लिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को उनके सामाजिक ज्ञान, शैक्षणिक कौशल और पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में दक्षता बढ़ाने के लिए व्यवसायिक विकास के अवसर और संसाधन में प्रदान करने, राइट, निरंतर समर्थन, सलाह और सहयोग के अवसर जो है हमें यहाँ पर शिक्षक को प्रदान करने हैं। उसके बाद पाठ्यचर्या की समीक्षा और संशोधन, राइट, कि पाठ्यचर्या हमने बना ली है, उसका समीक्षा करनी है और उसमें अगर कोई संशोधन हमें करना है तो वो हम करेंगे। तो शैक्षिक मान को उभरते अनुसंधान और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित सुनिश्चित करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम समीक्षा और संशोधन के लिए तंत्र यहाँ पर स्थापित करना है कि भाई कैसे हम उसको यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो पाठ्यचर्या ये सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है। तो पाठ्यक्रम अपडेट की जानकारी देने के लिए शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों सहित हितधारकों की प्रतिक्रिया भी यहाँ पर हम मांग सकते हैं, राइट, कि बच्चों को कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें वो सीख रही हैं, उनके पेरेंट्स को कैसा लग रहा है, या जो समुदाय के हितधारक है उनको जो इस पाठ्यक्रम से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो उनके तरीके से सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। देन अडेप्टेशंस टू लोकल कॉन्टेक्स्ट। सो जो स्थानीय संदर्भ है उनमें उसका अनुकूलन कैसा है पाठ्यचर्या का, हमें वो देखना है। कंसिडर लोकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर एंड कम्युनिटी इंटरेस्ट व्हेन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सोशल साइंस करिकुलम। इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज एंड पर्सपेक्टिव्स दैट रेजोनेट विद स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड फोस्टर सेंस ऑफ कनेक्शन टू देयर सराउंडिंग, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि भाई जो उनका लोकल कॉन्टेक्स्ट है, लोकल कल्चर है, उससे कनेक्ट होनी चाहिए उनकी स्टडी, राइट। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय स्थानीय संदर्भ, संस्कृतियाँ और सामुदायिक हितों पर हमें विचार करना है। प्रासंगिक उदाहरणों जैसे केस अध्ययन हो गया और परिप्रेक्ष्य को शामिल करें जो छात्रों के जीवित अनुभवों से यहाँ पर मेल खाते हो, राइट। जीवित अनुभव की जो रियल लाइफ में जो बच्चा देख रहा है वही चीज़ें वो पढ़ रहा है तो उसको अच्छे तरीके से वो सीख सके, ये होता है जीवित अनुभव से मेल खाते हो और उनके साथ एक परिवेश में जुड़ाव की भावना को बढ़ा सके, राइट, कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये ऐसे हो रहा है, राइट। तो ये फीलिंग जो है बच्चों को आनी चाहिए कनेक्शन की। देन नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, राइट। तो उसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या उसकी नीड होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। सो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें जो एडुकेटर्स होते हैं डिज़ाइन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को, ताकि जो भी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसको पूरा कर सके, उनकी जो नीड्स हैं उनको यहाँ पर एड्रेस अच्छे तरीके से कर सके। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन। Educators analyze learning objectives,
select appropriate content and instruction strategies and organize learning objectives to achieve the desired outcome, right? तो यहाँ पर सिस्टम से यहाँ पर टीचर देखते हैं कि पहले मुझे क्या कराना है, लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको मैं किस तरीके से यहाँ पर सिखा सकता हूँ, राइट? तो एक पूरा हम बोलते हैं कि उसको एक सिस्टम से एक लेसन को कैसे कराना है, ठीक है, एक यूनिट को कैसे कराना है, तो वो यहाँ पर टीचर एनालाइज करता है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे को यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अनुदेशात्मक योजना की संकल्पना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है, ये हमें देखना है। तो अनुदेशात्मक योजना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने, अपने छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीखने के अनुभव को डिजाइन करने और व्यवस्थित करते हैं, राइट? कि बच्चों की जो ज़रूरतें हैं उनको वो कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसको वो अच्छे तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रभावी शिक्षण को सीखने का वातावरण बनाने के लिए कोई भी सामग्री यहाँ पर यूज़ होती है, निर्देशात्मक रणनीतियाँ बनाते हैं कि भाई कैसे हम निर्देश देंगे कि बच्चे इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें, कैसे हमें इनका मूल्यांकन करना है और क्या क्या संसाधन यहाँ पर है तो हमें चाहिए, तो उनका सावधानीपूर्वक वो वहाँ पर विचार करते हैं, राइट? तो अगर उसकी अवधारणा की बात करें हम अनुदेशात्मक योजना की, तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो अनुदेशात्मक योजना में निर्देश को डिजाइन करने और वितरित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल होता है। शिक्षक सीखने के उद्देश्य का विश्लेषण करते हैं, उचित सामग्री और निर्देशात्मक रणनीतियों का चयन करते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सीखने की गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन करते हैं, कि कैसे वो चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से सीख सकते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। देन अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव, राइट? कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर पूरा होना चाहिए, तो इस चीज़ का भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में ध्यान दिया जाता है। सो द प्रोसेस इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेटर्स आइडेंटिफाई व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू नो and be able to do and then plan instructional experiences that support the attainment of those objectives, right? तो यहाँ पर एडुकेटर आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या यहाँ पर जो है स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और अगर ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये बच्चों को अगर समझ में आ जाएगी तो क्या और वो चीज़ें करने में यहाँ पर सक्षम हो सकते हैं, राइट? और उसके अकॉर्डिंग जो उसके सपोर्ट के लिए, उसके अटेनमेंट के लिए यहाँ पर जो है बच्चे अपने टीचर अपना जो है इंस्ट्रक्शन प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करता है। देन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सो instructional planning considers the diverse needs, interests, and abilities of students. Educators employ differentiated instruction strategies to accommodate various learning styles, preferences, and levels of readiness, right? तो एक क्लास में भाई सभी प्रकार के हम बोल सकते हैं बच्चे होते हैं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीखता है, हो सकता है वहाँ पर डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हों, राइट? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो सकते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले हो सकते हैं। तो सभी को अलग अलग तरीके से हमें समझाना पड़ता है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम कैसे कैसे देंगे, तो वो भी हम अपने इंस्ट्रक्शन प्लानिंग में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट अलाउज एजुकेटर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस, assess student progress and make adjustment as needed. It facilitates continuous improvement in teaching and learning, right? तो क्या होता है जब हम इंस्ट्रक्शन प्लानिंग करते हैं तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, राइट? कि हम देख सके भाई कि टीचिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो कैसे चल रही हैं, बच्चे की प्रोग्रेस कैसे है, राइट? कि मैं अपने पिछले लेसन का देख सकती हूँ कि मैंने इंस्ट्रक्शन प्लानिंग बनाई थी, तो उस लेसन में बच्चों की जो है इवेल्युएशन करके देख सकती हूँ कि किस तरीके से उनको समझ में आ रहा है। अगर उसमें कहीं पर चेंज हो रहा है तो मैं वहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, और अगर कोई पॉइंट वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है तो मैं उसी पॉइंट को जो है कंटिन्यू यहाँ पर कर सकती हूँ। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे भी जो है इंस्ट्रक्शन प्लानिंग यहाँ पर ध्यान देता है। तो उसमें क्या होता है, उद्देश्यों के साथ संरेखन हम कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया निर्देशात्मक गतिविधियों और सीखने के उद्देश्यों के बीच संरेखण सुनिश्चित करती है, और शिक्षक यह पहचानते हैं कि छात्र को क्या जानने और क्या करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, राइट? कि ये जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उससे क्या यहाँ पर बच्चे जान पाएंगे और क्या और चीज़ें उससे जानने में यहाँ पर सक्षम हो पाते हैं। और फिर उन अनुदेशात्मक अनुभवों की हमें योजना बनानी होती है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में बच्चे की सहायता करते हैं। फिर हमें विभेदित निर्देश यहाँ पर देने होते हैं। तो अनुदेशात्मक योजना छात्रों की विविध आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर विचार करती है, और शिक्षक विभिन्न शिक्षण शैलियों, प्राथमिकताओं और तत्परता के स्तरों को समायोजित करने के लिए यहाँ पर विभेदित निर्देश रणनीतियाँ हैं उनको अच्छे तरीके से नियोजित कर सकते हैं, राइट? कि एक कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उनके लिए विभेदित निर्देश जो है हम अपनी निर्देशात्मक गतिविधियों में रख सकते हैं। फिर ये निरंतर सुधार को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि अनुदेशात्मक योजना एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षकों और शिक्षण प्रथाओं पर विचार करने, छात्र की प्रगति का आकलन करने और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने की अनुमति देती है। यह शिक्षक
और सीखने में निरंतर सुधार की सुविधा प्रदान करती, राइट। कि अगर मैंने पहले तरीके से बच्चे को पढ़ाया था, उसको अगर अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ आ रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर उसको समझ में नहीं आए तो आवश्यकता अनुसार समायोजन यहाँ पर कर सकती हूँ कि मैं उसको चेंज यहाँ पर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, राइट। देन नीड क्या है इंस्ट्रक्शन प्लानिंग की, जो हमारा पर्पस होता है कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ा रहे, तो उसमें क्लैरिटी आ जाती है। सो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ पर्पस फॉर बोथ एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स। इट एस्टेब्लिशेस क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटलाइंस द स्टेप नीडेड टू अचीव देम, गाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज, राइट। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये बच्चों को भी क्लियर हो जाता है, टीचर को भी क्लियर हो जाता है। तो ये नीड है हमारी इंस्ट्रक्शन प्लानिंग की। इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, राइट। तो जब हम इंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं तो उसमें क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या मटेरियल टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ करने वाले, तो वो हम पहले से ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको पहले से ही नोट डाउन कर लेते हैं, सो दैट इन बिटवीन द लेसन हम उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ कर पाए, हमारा टाइम वेस्ट वहाँ पर ना हो। तो इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन प्लानिंग की वजह से कर सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग हेल्प्स एजुकेटर्स मेक efficient use of instructional resources including time, materials, technology and personnel. So it ensures that resources are aligned with instructional goals and effectively support students learning, right। तो यहाँ पर जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है यहाँ पर अनुदेशात्मक योजना की, तो जो उद्देश्य है, ठीक है, कि क्यों हम बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्या जो है इसको पढ़ने से बच्चों के अंदर क्या क्षमता आएंगी, तो उसकी स्पष्टता यहाँ पर मिल जाती है। अनुदेशात्मक योजना शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए ही उद्देश्य की स्पष्टता यहाँ पर प्रदान करती है और यह स्पष्ट सीखने के उद्देश्य को स्थापित करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक कदम है उनकी एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर देता है। निर्देश और सीखने की गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है, राइट। कि आपको ऐसे सीखना है, पहले आप ये सीखोगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप ये करने में यहाँ पर सक्षम हो जाओगे। तो एक पूरी रूपरेखा यहाँ पर उसमें तैयार हो जाती है। देन क्या क्या संसाधनों का हमें यूज़ करना है तो उसका हमें पता चल जाता है। तो शिक्षकों जो योजना है शिक्षकों को समय, सामग्री, प्रौद्योगिकी और कर्मियों सहित शिक्षण संसाधनों का कुशल उपयोग करने में मदद करती है, राइट। कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई प्रौद्योगिकी मुझे उसमें यूज़ करनी है जिससे मैं बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, कोई सामग्री यूज़ करनी है, तो उनको हम क्या करेंगे, पहले से ही इकट्ठा करके एक जगह पर रख सकते हैं कि जब भी मुझे वो चाहिए जिस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो मैं उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकती हूँ, राइट। अगर मैंने इंस्ट्रक्शन प्लान नहीं की है, ठीक है, कि क्या समझाना है, तो फिर मैं उसको ढूंढूंगी उसमें लेसन के बीच में कि मुझे तो ये चाहिए, तब मैं बच्चों को ये समझाऊंगी। और हो सकता है वो मुझे याद उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना भी आए कि मैं इस चीज़ को जो है इस तरीके से समझा सकती थी, राइट। तो वो हम यहाँ पर अनुदेशात्मक योजना जब बनाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और ये सुनिश्चित करता है कि जो संसाधन है निर्देशात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो और छात्रों की सीखने की प्रभावी ढंग से यहाँ पर सहायता कर सके। Then differentiation and personalization. So every student has unique learning needs and preferences, and instructional planning allow educators to tailor instruction to individual student, providing opportunities for differentiation and personalization of support diverse learners, right। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम उनको समझा सकते हैं कि उसके लिए स्पेशली हम क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। देन असेसमेंट अलाइनमेंट। सो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड असेसमेंट्स। एजुकेटर्स डिजाइन असेसमेंट दैट एक्यूरेटली मेजर्स स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक फॉर इंस्ट्रक्शन एडजस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा पढ़ाने का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उसी ऑब्जेक्टिव के अराउंड जो हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। रेदर देन कि फालतू के क्वेश्चन पूछने से अच्छा हम उन्हें उस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, तो वो असेसमेंट यहाँ पर हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो भेदभाव और व्यक्तिगत शिक्षा हम यहाँ पर बच्चों को दे पाते हैं। भेदभाव का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव तरीके में है कि कैसे अगर भेदभाव की सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते हैं तो जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं हम उनको उस तरीके से यहाँ पर सिखा सकते हैं, वो वाला भेदभाव है ये पॉजिटिव तरीके से, राइट। तो प्रत्येक छात्र के सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं होती हैं और निर्देशात्मक जो योजनाएं होती हैं वो शिक्षक को अलग अलग छात्रों के लिए निर्देश तैयार करने की अनुमति देती है, कि मुझे पता है भाई इस क्लास में कि हाँ ये बच्चा है उसको तो मुझे इस तरीके से सिखाना पड़ेगा, जब मैं निर्देश यहाँ पर बना रही हूँ तो मुझे याद रहेगा, तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पर निर्देश लिख सकती हूँ, राइट। जिससे क्या होगा कि क्लास के बीच में मैं उस बच्चे को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, तो ये उसकी अनुमति देता है, जिससे विविध शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए भेदभाव और व्यक्तिगत
वर्गीकरण करने के हमें अवसर मिल जाते हैं, राइट। फिर उसका मूल्यांकन हमें कैसे करना है, राइट, कि ऐसा ना हो कि भाई मैंने चैप्टर में से पूछा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका उसके जो सीखने का उद्देश्य था उससे कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई रिलेशन ही नहीं था, राइट। तो अनुदेशात्मक योजना अनुदेशात्मक गतिविधियों और मूल्यांकन के बीच संरेखन यहाँ पर सुनिश्चित करती है और शिक्षक ऐसे आकलन डिजाइन करते हैं जो सीखने के उद्देश्यों की दिशा में छात्र की प्रगति को सटीक रूप से मापते हैं और निर्देशात्मक समायोजन के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, राइट, कि जिससे बच्चे सीख पाए, जो हम उन्हें सिखाना चाह रहे थे हम उसी को यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि क्या बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीख पाए हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, राइट। Then engagement and motivation, right? So well-planned instruction promotes student engagement and motivation by incorporating meaningful and relevant learning activities. Educators can capture students' interest and foster a positive learning environment, right? तो जब वेल प्लान्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर टीचर देता है कि भाई आज मैं ये करा रहा हूँ, कल ये कराऊंगा, तो बच्चों की एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको पता होता है कि भाई आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है, और मोटिवेशन जो है उनका बढ़ जाता है। देन maximized learning opportunities. So effective instructional planning maximizes learning opportunities for students. It ensures that instructional time is used productively with a focus on activities that promote deep understanding, critical thinking and skill development, right? कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हमें कैसे मैक्सिमाइज करना है अपनी लर्निंग में, वो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्लानिंग से सीख सकते हैं कि किन किन एक्टिविटीज़ पर हमें फोकस करना है, कौन कौन से स्किल्स यहाँ पर बिल्ड होंगे, किन किन चीज़ों को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो जुड़ाव और प्रेरणा इससे बढ़ती है। सुनियोजित निर्देश छात्र की सहभागिता को और प्रेरणा को यहाँ पर बढ़ावा देता है। सार्थक और प्रासंगिक शिक्षण गतिविधियों को शामिल करके शिक्षक छात्रों की रुचि को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, राइट, कि बच्चों की क्या रुचियाँ हैं, और सकारात्मक सीखने के माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं, राइट। तो एक जब सुनियोजित तरीके से बच्चों को पता है कि भाई आज टीचर ये पढ़ा रहा है, कल ये पढ़ाएगा, इससे हमें अगर हमने अच्छे से कर लिया तो हम ये करने में यहाँ पर जो है सक्षम हो जाएंगे, तो उनका जो जुड़ाव है और जो प्रेरणा है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर अधिकतम सीखने के अवसर बच्चों को दिए जाते हैं। तो प्रभावी अनुदेशात्मक योजना छात्रों के लिए सीखने के अवसरों को अधिकतम यहाँ पर करती है। यह सुनिश्चित करता है कि गहन समझ, आलोचनात्मक सोच और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्देशात्मक समय का उत्पादक ढंग से यहाँ पर उपयोग किया जाए, राइट, कि जिस समय में वो निर्देश दे रही हैं वो एक प्रोडक्टिव समय होना चाहिए, उसमें अच्छा उत्पादक ढंग से जो है उसको हमें यहाँ पर उपयोग करना है, जिससे बच्चों की गहन समझ यहाँ पर बढ़े, आलोचनात्मक सोच विकसित हो और कौशल जो है बच्चों के यहाँ पर विकसित हो। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसके, एनहेंस्ड लर्निंग आउटकम्स, राइट। तो जो लर्निंग के आउटकम्स है वो एनहेंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग डायरेक्टली impacts learning outcomes. Well designed instruction increases the likelihood that students will achieve desired learning objectives and develop the knowledge, skills and competences needed for success, right? तो जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्लानिंग करते हैं तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है हमारे आउटकम को, कि राइट, कि हम किस तरीके से सीखेंगे और हमारा आउटकम पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर इंस्ट्रक्शन प्लानिंग हमने अच्छे तरीके से की तो वो एक ज़्यादा डीप नॉलेज हमारे अंदर डेवलप करता है, स्किल्स हमारे अंदर जो है डेवलप होते हैं जो हमें सक्सेस के लिए चाहिए होते हैं। Then increased teacher effectiveness. So planning enhances teacher effectiveness by providing a roadmap for instruction. It helps educators organize their thoughts, structure their lessons and make informed decisions about instructional strategies and resources, right? तो इसमें जो टीचर की इफेक्टिवनेस है यहाँ पर वो भी बढ़ती है, क्योंकि जब टीचर को पता है कि भाई उसको पूरा समराइज उसने कर लिया है, एक प्लान बना लिया, रोड मैप, कि पहले मुझे बच्चों को ये सिखाना है फिर ये सिखाना है, तो उसको इन बिटवीन द चैप्टर उसको सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे क्या करना है या किस तरीके से पढ़ाना है। तो इसका महत्व क्या है, इससे जो सीखने के परिणाम है वो उन्नत होते हैं। अनुदेशात्मक योजना सीधे सीखने के परिणामों को प्रभावित करती है। अच्छी तरह से डिजाइन किए गए निर्देश से इस बात की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है कि छात्र वांछित सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे और सफलता के लिए जो आवश्यक ज्ञान, कौशल और दक्षता है यहाँ पर वो उनके अंदर जो है विकसित हो जाएगी। फिर सीखने की प्रभावशीलता में भी यहाँ पर जो शिक्षक है उनकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि होती है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझा सकते हैं। तो नियोजन शिक्षण के लिए एक रोड मैप प्रदान कर देते हैं, राइट, कि जो शिक्षक है उसको अच्छे से पता है कि भाई मुझे पहले ये टॉपिक कराना, फिर इसको इस तरीके से समझाना है, फिर यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एक रोड मैप जो है टीचर के पास होता है, जिससे शिक्षक की प्रभावशीलता यहाँ पर बढ़ जाती है। यह शिक्षकों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपने पाठों की संरचना करने और शिक्षक रणनीतियों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। Then empowerment of students. So planned instruction empowers students to take ownership of their learning. Clear learning objectives and well-structured activities
enables student to understand what is expected of them and take an active role in their educational journey, right? तो यहाँ पर बच्चों को भी एम्पावर करते हैं कि भाई वो एक ऑनरशिप लेते हैं अपने पढ़ने की, कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, उनको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। और एक वेल स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज है बच्चों को यहाँ पर मिल जाती है, तो उनको पता होता है कि भाई टीचर हमें ये करा रहा है तो हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि क्या चीज़ें जो है हमें आनी चाहिए। देन optimized classroom management. So effective instruction planning contributes to optimized classroom management. Clear expectations and well defined procedures help maintain a positive and orderly learning environment, minimizing disruptions and maximizing instructional time, right? तो जब हमें सारा चीज़ प्लान कर ली कि मुझे कैसे कैसे चलना है, राइट, तो उसमें क्या होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो हमारी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर हो पाएगी। तो छात्रों का सशक्तिकरण यहाँ पर होगा। नियोजित निर्देश छात्रों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने का यहाँ पर अधिकार देते हैं। सीखने के स्पष्ट उद्देश्य और अच्छी तरह से संरचित गतिविधियाँ छात्रों को यह समझने में सक्षम बनाती हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और वे अपनी शैक्षिक यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाते, राइट। तो जब हम यहाँ पर निर्देश अच्छे तरीके से देते हैं तो बच्चों को पता होता है कि भाई जो टीचर हैं यहाँ पर वो उनसे क्या अपेक्षा कर रहा है, कि क्या करने में जो है बच्चे इस पढ़ाई के बाद सक्षम हो जाने चाहिए जो भी उनको पढ़ा रहे हैं। देन अनुकूलित कक्षा प्रबंधन होता है। कक्षा का प्रबंधन हम काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। प्रभावी अनुदेशात्मक योजना अनुकूलित कक्षा प्रबंधन में योगदान करती हैं। स्पष्ट अपेक्षाएं और अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाएं सकारात्मक और व्यवस्थित सीखने के माहौल को बनाए रखने, व्यवधानों को कम करने और निर्देशात्मक समय को अधिकतम करने में यहाँ पर मदद करती है, राइट। कि जब हमें पता है कि भाई हमें इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है इस लेसन में या इस यूनिट में, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हमारा जो कक्षा का प्रबंधन है वो हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो पहले हम देखते हैं कि यूनिट को अगर प्लान करना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्टली हमें देखना है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। सो क्लियरली डिफाइन द स्पेसिफिक नॉलेज स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय द एंड ऑफ द यूनिट, राइट। तो हमें क्लियरली बच्चों को बताना है कि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया तो क्या आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, क्या स्किल्स आपके अंदर आएंगे या क्या समझ आएगी, ठीक है। देन असेंशियल क्वेश्चंस, तो हमें देखना है कि भाई बच्चे की प्रायर नॉलेज कितनी है, और दूसरा थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, राइट, कि क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको पता है प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते, तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी आए। तो हमें असेंशियल क्वेश्चंस जो टॉपिक हम कराने वाले, राइट, कि हम जो सोशल साइंस का यहाँ पर कराने वाले, तो उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि भाई इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन जो है क्यों होते हैं। तो थॉट प्रोवोकिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछने ताकि बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट हो कि भाई हाँ मुझे पता चल जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के कि ये इलेक्शन जो है क्यों होते हैं। दैट गाइड इंक्वायरी एंड क्रिटिकल स्किल्स थ्रू आउट द यूनिट। देन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज हमें बनानी है। आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल मेथड, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज दैट सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एंगेजमेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन लेकर हमें बच्चों को पढ़ाना है, राइट, कि कोई प्रोजेक्ट मॉडल लेकर हमें बच्चों को उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, किसी चार्ट के माध्यम से हम समझा सकते हैं, या किस तरीके से पढ़ाना है। तो इंस्ट्रक्शन की हमें स्ट्रेटजीज बनानी है। देन ये सब करने के बाद हमें देखना है कि असेसमेंट करनी है बच्चे की, कि हमने पढ़ा दिया अपने तरीके से अच्छे तरीके से, अब बच्चे को यहाँ पर कितना समझ में आए उसकी असेसमेंट करेंगे। सो ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं हम, फॉर्मेटिव या समेटिव दोनों असेसमेंट ले सकते हैं, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस को हम इवेलुएट कर सकें और उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसमें इसने कितनी मास्टरी की है इसका हम पता लगा सकें। देन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, सो कंपाइल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स, प्राइमरी सोर्सेज, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग्स टू सपोर्ट इंक्लूजन, राइट। फिर उसके बाद जो रिसोर्सेज है, जो मटेरियल हमने यूज़ किया है या यूज़ करने वाले हैं उसको हमें कंपाइल करना, राइट, कि क्या क्या हमने प्राइमरी सोर्स यहाँ पर यूज़ किया, क्या हमने कोई चीज़ यहाँ पर मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों को सिखाई है। तो इकाई योजना और पाठ योजना हमें देखनी थी। तो इकाई योजना जब हमें बनानी तो सबसे पहले हमें देखना है कि सीखने का उद्देश्य क्या है। तो इकाई के अंत तक जो छात्र प्राप्त करेंगे कि क्या विशिष्ट ज्ञान, कौशल या समझ उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है, इस इकाई को पूरा करके, तो वो हमें बच्चों को बतानी है कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, राइट। देन आवश्यक प्रश्न, यहाँ पर जैसे आप इलेक्शन का ही करा रहे हो तो आप ऐसे पूछ सकते हो, आपको पता है कि कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, ठीक है, आप अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो कैसे बनोगे। तो उनके अंदर क्या होगा, बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा यहाँ पर उत्पन्न होगी, जिससे जो उनकी आलोचनात्मक सोच और पूछताछ वाली जो सोच है वो यहाँ पर विकसित होगी, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हमें निर्देशात्मक नीतियाँ देखनी है, ठीक है, कि अब मैंने देख तो लिया कि इलेक्शन क्या समझाना है, लेकिन अब किस तरीके से मैं समझाऊंगा, राइट। तो इलेक्शन का हमें देखना है कि कौन सा निर्देशात्मक रणनीति है वो हमारी कैसी होंगी। तो
शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ और संसाधनों की पहचान करें जो छात्रों के सीखने और जुड़ाव में यहाँ पर सहायता करते हैं। देन मूल्यांकन योजना, तो हम इसमें छात्र की प्रगति और सीखने के उद्देश्यों की निपुणता क्या है उसका मूल्यांकन करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक, राइट, कि रचनात्मक जो हम चैप्टर पढ़ाते टाइम यहाँ पर ले रहे हैं कि बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीच में कि उसको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या योगात्मक जैसे कि हमारे एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर वाइज या ईयरली, ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम मूल्यांकन की रूपरेखा उनके लिए तैयार करेंगे। फिर संसाधन और सामग्री, राइट, कि इसमें हमें क्या क्या संसाधन या सामग्री चाहिए है तो वो हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। निर्देश का समर्थन करने के लिए पाठ्य पुस्तक, प्राथमिक स्रोत, मल्टीमीडिया सामग्री और पूरक रीडिंग सहित संसाधनों को हमें संकलित करना है। देन सेम ऐसे लेसन प्लान हम करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियरली बताएंगे। सो क्लियरली स्टेट द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव टारगेटेड इन द लेसन, एंड देन उसका इंट्रोडक्शन देना है बच्चों को कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। उसके लिए कुछ एसेंशियल क्वेश्चंस, ठीक है, हमें बच्चों से पूछने ताकि जो उनकी प्रायर नॉलेज है यहाँ पर वो हम चेक कर सके, एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग जो है बच्चों के अंदर आ सके, राइट। जैसे कि हम पूछ सकते हैं बच्चों से, अगर सोशल साइंस की बात है कि क्या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, या इलेक्शंस का क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो क्या होगा बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होगी कि ये तो मुझे पता नहीं कैसे होगा, राइट। तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। देन इंस्ट्रक्शन प्लानिंग हमें करनी है। सो आउटलाइन द सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, गाइडेड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड क्लोजर, राइट, कि कैसे जो है हमें बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें बच्चे से करानी, क्या क्या प्रैक्टिस जो है हम बच्चे को देंगे, और क्या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हम देंगे बच्चे को, राइट, कि एक टॉपिक समझा के कि भाई अगला आप इसको समझाओ, ठीक है, तो वो हमें देखना है। देन मटेरियल एंड रिसोर्सेज, क्या क्या मटेरियल या रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी का यूज़ हम यहाँ पर करने वाली है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। देन उनकी असेसमेंट करेंगे, राइट, तो असेसमेंट कैसे करेंगे, स्पेसिफाई फॉर्मेटिव असेसमेंट टू मॉनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द लेसन एंड समेटिव असेसमेंट्स टू इवेल्युएट स्टडी स्टूडेंट्स मास्टरी इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट। तो हमने देखा कि भाई जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्लास में होती है ताकि बच्चों को मॉनिटर कर सके हम कि उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसकी समेटिव असेसमेंट भी यहाँ पर हम कर सकते हैं कि कितने हद तक जो है बच्चों ने जो ऑब्जेक्टिव था लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसमें मास्टरी हासिल की है। देन डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे, ठीक है, तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हमें बेसिकली उनको जो है इंस्ट्रक्शन देनी है, तो उसके लिए भी हमें प्रॉपर मेथड अपना यहाँ पर रखना है कि कौन कौन सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। So provide accommodations and modifications to meet the diverse needs of students, including English language learners, students with disabilities and gifted learner, right? सो ये था हमारा लेसन प्लान। शिक्षण योजना हमें जैसे बनानी थी तो उसमें सबसे पहले हम उद्देश्य लिखेंगे कि पाठ में जो लक्षित विशिष्ट शिक्षण का उद्देश्य है वो हमें स्पष्ट रूप से बताना है। फिर उसका परिचय बच्चों को देना है, तो छात्रों को शामिल करें और एक हुक के माध्यम से पाठ के संदर्भ हमें उसके प्रदान करने हैं और उनका पूर्व ज्ञान उसमें कितना है, ठीक है, कि जैसे हम इलेक्शन के बारे में अगर बच्चों को बता रहे तो हम पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्शन क्या है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इलेक्शन के बारे में इनको पहले से क्या क्या पता है, राइट। तो उनका जो पूर्व ज्ञान है उसे हमें चेक करना है और कुछ आवश्यक क्वेश्चन इनसे पूछने, लाइक हम इनसे पूछ सकते हैं कि आप में से कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, और वो बनना चाहते तो कैसे बनोगे, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि भाई वो प्रोसेस क्या है, मैं कैसे ऐसे बन सकता हूँ, राइट। देन निर्देशात्मक अनुक्रम हमें उनके लिए रखना है कि कैसे कैसे हम उनके निर्देश देंगे, प्रत्यक्ष निर्देश देंगे, निर्देशित अभ्यास होगा, स्वतंत्र अभ्यास या समापन सहित निर्देशात्मक गतिविधियाँ जो है उनका अनुक्रम क्या होगा, राइट, कि पहले हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे फिर कौन सा करेंगे, तो उनकी एक रूपरेखा जो हमें तैयार करनी है। देन कौन कौन सी सामग्री या संसाधन हम बच्चे को वो चीज़ पढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो पाठ के लिए आवश्यक सामग्री, संसाधन और प्रौद्योगिकी उपकरणों की हमें एक सूची बनाने की भाई हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देन उनका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, राइट, तो पाठ के दौरान छात्र की समझ की निगरानी के लिए हम रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते हैं, राइट, कि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमें देखना है कि भाई बच्चे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके बीच में हम इनकी रचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकते हैं और फिर हम उनका योगात्मक मूल्यांकन भी करेंगे। योगात्मक मूल्यांकन जो कि हमारा एग्जाम्स होते हैं लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स या ईयरली एग्जाम्स, राइट। देन उनका भेदभाव का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से है कि भाई बच्चों की डिफरेंट नीड्स होती है, कोई देख कर अच्छा सीख पाता है, कोई सुनकर अच्छा सीख पाता है। मान लो कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो उसको, या विजुअल और हियरिंग दोनों है, तो टेक्टाइल वे से हमें उसको समझाना है, राइट। तो इस भेदभाव का मतलब है कि उसकी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है हम उसको इंस्ट्रक्शन देनी, उसको समझाना है। तो अंग्रेजी भाषा सीखने वाले, देन विकलांग छात्रों और प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों सहित छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवास या संशोधन जो है हमें उनको प्रदान करने हैं, राइट। देन ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आप लेसन प्लान कर सकते हो।
सोशल साइंस का, राइट, कि पहले आपको लेसन का टाइटल बताना, फिर ऑब्जेक्टिव बताना, देन इंट्रोडक्शन आपको देना है, फिर क्या क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आप यहाँ पर यूज़ करोगे, देन मटेरियल एंड रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करोगे, एंड देन असेसमेंट आप कैसे करोगे, राइट। तो ये हमने आपको एक इकाई की योजना का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आप एक पाठ का बेसिकली योजना बनाओगे। तो सबसे पहले आप उद्देश्य दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको परिचय देना है कि क्या क्या आप पढ़ाने वाले हो, देन उसका निर्देशात्मक अनुक्रम रखना है आपको, ठीक है, कि पहले आप क्या क्या पढ़ाओगे, यहाँ पे फर्स्ट आपका कौन सा टॉपिक होगा, देन आप क्या पढ़ाओगे, फिर आपकी क्या क्या सामग्री यहाँ पर यूज़ करनी है, क्या क्या संसाधन यूज़ करना है, और फिर आप उसका मूल्यांकन कैसे करोगे, राइट। तो ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लानिंग, राइट, कि जो यूनिट प्लान करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले यही है हमारा कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सो determine the overreaching learning objectives of the unit based on curriculum standards, educational goals, and students' needs. And these objectives should clearly define what students are expected to know, अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट, राइट। तो यहाँ पर देखो समझो कितना डीप ये बोल रहे हैं कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये है कि क्या हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने ये चैप्टर करा दिया तो बच्चे ये कर पाएंगे, क्या वो समझ पाएंगे, और क्या चीज़ें वो एबल हो जाएंगे उनको करने में, राइट। तो उसका ऑब्जेक्टिव हमें पहले पता होना चाहिए। देन सेलेक्ट कॉन्टेंट एंड टॉपिक्स, सो चूज द कॉन्टेंट एंड टॉपिक्स to be covered in the unit, ensuring alignment with the learning objectives and relevance to students' lives and interests, and consider the scope and depth of coverage based on instruction, available instructional time and resource, right। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ाना है, कौन से टॉपिक पढ़ाने, राइट, और कितना डीप में उनको जाना है, ठीक है, ठीक है, कि एक टॉपिक ऐसा नहीं है कि बस एक ही क्लास में उसकी मास्टरी करा दें। तो देखना है कि भाई कितना डीप हमें उसमें जाना है, बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ पर है, बच्चों को यहाँ पर रियल लाइफ से जो है उनको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें हम कैसे सिखा सकते हैं। तो इकाई एवं पाठ की योजना हमें देखने की कैसे बनाएंगे। तो एक इकाई नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहला हमारा क्या होगा कि सीखने के जो उद्देश्य है वो हमें पहचानने हैं। तो पाठ्यक्रम मानकों, शैक्षिक लक्ष्यों और छात्र की ज़रूरतों के आधार पर इकाई के लिए व्यापक सीखने के उद्देश्यों को हमें निर्धारित करना है। इन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है कि इकाई के अंत में छात्र क्या जानने लगेंगे, क्या समझने लगेंगे और क्या चीज़ें वो करने में सक्षम हो जाएंगे, राइट। और बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है, राइट, कि अगर मैं आपको काउंटिंग सिखा रही हूँ तो मेरी क्या अपेक्षा है कि भाई अगर मैं आपसे कभी भी पूछने लग जाऊँ तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए, राइट। तो ये उनको पता चल जाएगा बच्चों को। तो जो उद्देश्य है यहाँ पर वो बहुत क्लियर होना चाहिए। देन क्या क्या सामग्री हम यूज़ करेंगे, क्या क्या विषय उसमें कवर करने वाले हैं वो हमें देखना है। तो सीखने के उद्देश्य और छात्रों के जीवन और रुचियों की जो प्रासंगिकता है उसके साथ संरेखण सुनिश्चित करते हुए इकाई में शामिल की जाने वाली सामग्री और विषयों का हमें चयन करना है, कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। देन उपलब्ध शिक्षण समय और संसाधनों के आधार पर कवरेज के दायरे और गहराई पर विचार करना, राइट, कि एक टॉपिक है तो उसको कितनी गहराई तक मुझे समझाना है, यहाँ पर क्या क्या कवरेज मुझे देनी, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने, तो वो सामग्री और विषय हमें चुनना है। देन ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू सीक्वेंसेस, कि पहले मुझे ये टॉपिक कराना है फिर ये टॉपिक कराना है। सो ऑर्गेनाइज द सेलेक्टेड कंटेंट इनटू लॉजिकल सीक्वेंस और थीम्स, राइट, कि पहले कोई इजी चीज़ कराएंगे फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ है वो हम उसके बाद कराएंगे, राइट। ऐसे सीक्वेंस हमें बनाना है। इस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस बिटवीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड इंश्योरिंग अ कोहेरेंट प्रोग्रेशन ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द यूनिट, राइट, कि एक कॉन्टिन्यूस उनके बीच में कनेक्शन हो। एंड कंसिडर इनकॉर्पोरेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वेयर अप्रोप्रिएट, राइट। और कहीं पर भी अगर रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं तो हम उनको उस तरीके से सिखानी है। देन डिजाइन लर्निंग एक्टिविटीज, सो डेवलप अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज टू एंगेज स्टूडेंट इन एक्टिव लर्निंग, promote critical thinking and address diverse learning styles and preferences. Then include opportunities of inquiry based learning, cooperative learning and hands on experience, right। तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज हम बच्चों से करा सकते हैं जिससे उनकी एक्टिव लर्निंग यहाँ पर हो सके, ठीक है। क्या क्या डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स या प्रेफरेंसेस हम यहाँ पर अपना सकते हैं, तो वो हमें देखना है कि भाई कैसे उनसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करा सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करा सकते हैं, या कोई एक्सपेरिमेंट हम जो है बच्चों से यहाँ पर कराकर उस चीज़ को सिखा सकते हैं। तो सबसे फिर देखना है हमें कि जो सामग्री है उसका अनुक्रम क्या होगा, कि पहले ये टॉपिक कराएंगे फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसको हम उसके बाद रखेंगे, राइट। ऐसा ना हो कि भाई पहले टॉपिक रहा है उसके बीच में हमने कोई भी रैंडम टॉपिक रख लिया और थर्ड टॉपिक या फोर्थ टॉपिक है हम उसको बताएंगे कि वो फर्स्ट टॉपिक से आपका रिलेटेड था, ठीक है। तो ऐसे में नहीं करना है, एक व्यवस्थित तरीके से चलना है कि जब सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनको एक साथ हमें कराना है। तो चयनित सामग्री को तार्किक अनुक्रमों,
या विषयों में हमें व्यवस्थित करना है, संबंधित अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करना है और पूरी इकाई में सीखने की सुसंगत प्रगति हमें सुनिश्चित करनी है, जहाँ उपयुक्त हो अंतः विषय कनेक्शन और वास्तविक दुनिया के जो अनुप्रयोग है, राइट, कि वास्तविक दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमें यहाँ पर शामिल करना है, राइट। देन डिज़ाइन सीखने की गतिविधियाँ, राइट, कि किन गतिविधियों से हम बच्चों को सिखाएंगे, क्या क्या कोई एक्सपेरिमेंट करा के हम बच्चों को सिखा सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो छात्रों को सक्रिय शिक्षण में संलग्न और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और विविध शिक्षण शैलियों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियाँ और निर्देशात्मक रणनीतियाँ हमें विकसित करनी है। और पूछताछ आधारित शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक अनुक्रम के जो अवसर हैं वो हमें यहाँ पर शामिल करने हैं कि बच्चे खुद से इंक्वायरी करें इन चीज़ों की और खुद से उनको कैसे सीख सकते हैं, तो ऐसी गतिविधियाँ हमें यहाँ पर डालनी है। देन प्लान असेसमेंट, राइट, अब हमें उनकी असेसमेंट कैसे करनी है उसको प्लान करना है। सो डिटरमाइन द असेसमेंट मेथड्स एंड टूल्स टू मेजर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंक्लूड बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग द यूनिट एंड समेटिव असेसमेंट्स टू इवेलुएट ओवरऑल मास्टरी, राइट। तो यहाँ पर हमें दोनों ही टाइप से असेसमेंट करनी है कि भाई इन बिटवीन द लेसन बच्चा कैसे कर रहा है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, और आफ्टर दैट की उसकी जो समेटिव असेसमेंट भी हमें करनी है कि ओवरऑल मास्टरी बच्चे की यहाँ पर कितनी है। देन select resources and materials, identify resources, materials and technology tools that support instruction and enhance student learning. These may include textbooks, primary sources, multimedia sources, digital tools and hands-on material, right? और फिर हमें ये सारी चीज़ें अपनी नोट डाउन करनी कि भाई क्या क्या रिसोर्सेज या मटेरियल्स हमने जो है यूज़ किए, क्या क्या उनकी नीड है हमें, राइट। तो हमें एक योजना का आकलन करना है कि भाई अगर हम बच्चों को चैप्टर सिखाएंगे तो किस प्रकार से उनकी योजना आकलन करेंगे, तो उसकी एक योजना बनानी है। तो छात्र की प्रगति और सीखने के उद्देश्य की उपलब्धि को मापने के लिए मूल्यांकन विधियों और उपकरणों का हमें निर्धारण करना है कि कौन सी मूल्यांकन विधियां हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इकाई के दौरान छात्रों के सीखने की निगरानी के लिए रचनात्मक मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं, राइट, कि जब हम चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि मैंने भी क्या पढ़ा, इससे आप क्या समझते हो। और साथ ही साथ समग्र महारत का मूल्यांकन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो भी हमें उसमें शामिल करने हैं। उसके बाद क्या क्या संसाधन या सामग्री हमें चुननी है, राइट, तो उसको हमें लिखना है। उन संसाधनों, सामग्रियों और प्रौद्योगिकी उपकरणों की पहचान करें जो निर्देश का समर्थन करते हैं और छात्रों के सीखने को बढ़ाते हैं, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, प्राथमिक स्रोत, मल्टीमीडिया संसाधन, डिजिटल उपकरण या व्यवहारिक सामग्री, कुछ भी इसमें जो है शामिल हो सकता है। देन डिफ्रेंशिएशन एंड अकोमोडेशन, कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम बताएंगे डिफ्रेंशिएशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। सो कंसिडर द डाइवर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्लान ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट ऑल लर्नर्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सटेंशन एक्टिविटीज, स्कैफोल्डिंग एंड एडिशनल सपोर्ट एज नीडेड, राइट। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पर, कि आप उस बच्चे को कोई एडिशनल सहायता यहाँ पर देख रहे हो। मान लो कि इस बच्चे को अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप उसकी हाफ हेल्प यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। हाफ हेल्प इन द सेंस कि हाफ प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो, कि जैसे मेरे को एक लाइन का क्वेश्चन है बच्चे से पूछना है तो हाफ लाइन में बता दूंगी कि जैसे कोई क्वेश्चन उसको ये लाइन ही सुनानी है यहाँ पर, तो मैं उसको बता दूंगी कंपाइल, ताकि उसको याद रहे आगे की चीज़ें यार, राइट। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब ये कि उस अपनी हेल्प करके, ठीक है, कि बच्चे जब यहाँ पर नहीं सीख रहे तो हम उसको क्या हेल्प यहाँ पर दे सकते हैं, थोड़ी सी उसकी हाफ हेल्प कर सकते हैं जिससे बच्चा जो है चीज़ों को सीखने लग जाए। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है, राइट। देन एक्सटेंशन दे सकते हैं बच्चे को, अगर किसी को राइटिंग में यहाँ पर इशूज़ है कि वो बहुत स्लो लिखता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको दे सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से जो है लिख सके। तो डिफ्रेंशिएशन एंड अकोमोडेशन पे हमें ध्यान देना है। देन क्रिएट अ यूनिट प्लान डॉक्यूमेंट, राइट। सो कंपाइल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट इंक्लूडिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट सीक्वेंसेस, लर्निंग एक्टिविटीज, असेसमेंट्स, रिसोर्सेज एंड डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजीज इनटू अ कोहेसिव डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट। अब हमने ये सब बना लिया है तो एक इसकी रिपोर्ट फाइल हमें यहाँ पर रेडी करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके, राइट। तो भेदभाव और समायोजन हमें करना, बच्चे का भेदभाव इन द सेंस वही पॉजिटिव सेंस में कि भाई जिस बच्चे को जिस तरह से ज़रूरत है, ठीक है, जो उसकी आवश्यकता है उसी तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे। तो छात्रों की विविध आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर हमें विचार करना है और सभी शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए भेदभाव और समायोजन की जो रणनीतियाँ हैं उनकी योजना हमें बनानी है। और आवश्यकता अनुसार विस्तार गतिविधियों, मचान, राइट। तो मचान का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सहायता, जब बच्चे की हम सहायता करते हैं। अगर आप सीटेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सहायता यहाँ पर हम बच्चों को देंगे, राइट, कि
आधा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बच्चा सुना रहे तो आधा क्वेश्चन हम आधा आंसर उसको बता देंगे कि भाई बच्चे को यहाँ पर थोड़ी हेल्प मिल जाए, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो वो हमें उसकी सहायता करनी है और उसकी अतिरिक्त सहायता के भी अवसर यहाँ पर प्रदान करने हैं। देन एक इकाई योजना का दस्तावेज बनाना है, राइट। अब हमने ये सारा चीज़ें जो कर ली है उनको एक फाइल भी तो बनानी है कि हमने भाई ये बनाया है यूनिट प्लान के लिए। तो संदर्भ और कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दस्तावेज में सीखने के उद्देश्य, सामग्री अनुक्रम, सीखने की गतिविधियां, मूल्यांकन, संसाधनों और भेदभाव रणनीतियों सहित इकाई योजना के सभी घटकों को हमें यहाँ पर संकलित करना है, राइट। देन प्रोसीजर क्या है लेसन प्लानिंग का, वो हमने देखा यूनिट प्लान का। अब हम देखेंगे यहाँ पर लेसन प्लानिंग का प्रोसीजर। तो लेसन प्लानिंग में भी यही करना है, सबसे पहले तो हमें रिव्यू यूनिट ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट, राइट, कि यूनिट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव और क्या क्या कंटेंट हमें कवर कराना है। सो begin by reviewing the learning objectives and content covered in the units to ensure alignment with the specific lesson being planned. Identify the key components and skill to be addressed in lesson, right, कि क्या क्या कई components हैं यहाँ पर, क्या क्या skills है जो हमें एड्रेस करनी है, क्या कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक है और उनके क्यूरिकुलम से क्या कैसे अलाइनमेंट है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देखने हैं। देन सेट क्लियर लेसन ऑब्जेक्टिव, राइट, तो क्लियर लेसन ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर सेट करने हैं। क्लियरली डिफाइन द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लेसन, स्पेसिफाइंग व्हाट स्टूडेंट शुड नो, अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ द लेसन, एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अलाइंड विद द ब्रॉडर यूनिट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो ऐसे जो छोटे छोटे हम यहाँ पर लेसन के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखेंगे जो अलाइन होनी चाहिए हमारे यूनिट ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। तो वो देखा हमने इकाई योजना। अब देखें कि पाठ योजना की प्रक्रिया कैसी होती है। तो उसमें सबसे पहले इकाई के उद्देश्य और सामग्री की हमें समीक्षा करनी है। तो योजनाबद्ध विशिष्ट पाठ के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए इकाई में शामिल सीखने के उद्देश्यों और सामग्री की हमें समीक्षा करके यहाँ पर शुरुआत करनी है और पाठ में संबोधित की जाने वाली प्रमुख अवधारणाओं और कौशल को पहचाना, राइट, कि ये जो सीखने का पर्पज़ क्या, हम बच्चों को सिखाएंगे तो उसके बाद वो क्या करने में सक्षम हो जाएंगे, कैसे उनकी समझ हो जाएगी, ठीक है, क्या कौशल उनके अंदर विकसित होंगे। फिर उसके बाद स्पष्ट पाठ उद्देश्य निर्धारित हमें करना है। तो पाठ के लिए विशिष्ट सीखने के उद्देश्य क्या है वो हमें बताने हैं, उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, यह निर्दिष्ट करते हुए कि छात्रों को पाठ के अंत तक क्या जानना, समझना और क्या करने में वो सक्षम हो जाएंगे, राइट, कि अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो आपको पता चल जाएगा इलेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको कौन कौन सा जो है प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है उसका एक उद्देश्य निर्धारण करना और इन उद्देश्यों को व्यापक इकाई उद्देश्यों के साथ संरेखित यहाँ पर किया जाना चाहिए, राइट, कि जो फर्स्ट चैप्टर का है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, थर्ड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, राइट, जो हमारा उद्देश्य है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का, तो वो यहाँ पर हमारा जो पूरी यूनिट का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई यूनिट का ऑब्जेक्टिव कुछ हो रहा है और ये सारे इससे अलग जा रहे हैं। देन प्लान इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, राइट, देन इंस्ट्रक्शन हमें कैसे देनी है उसको प्लान करना है। आउटलाइन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज एंड प्रोसेसर्स फॉर द लेसन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, गाइडेड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड क्लोजर, एंड एंश्योर अ लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज दैट स्केपफुल स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रमोट एंगेजमेंट, राइट। तो भाई इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को कैसे देनी है, पहले क्या प्रोसेस हमें रहेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देनी है या पहले बच्चों को एग्जाम्पल देंगे, तो वो सारी चीज़ों का एक सीक्वेंस हमें रेडी करना है। देन सिलेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, राइट, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी हमारी होंगी बच्चों के लिए। So choose appropriate instructional strategies and methods to effectively deliver the content and engage student in active learning. Then consider incorporating a variety of strategies such as lecture, discussion, group work, multimedia presentations and hands-on activities, right? तो उसके बाद हमें देखना है कि भाई क्या क्या मेथड या क्या क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो हम बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है कि क्या डिस्कशन के थ्रू सिखाएंगे, क्या ग्रुप वर्क के लिए हम इनको काम दे सकते हैं, ठीक है, लेक्चर में डायरेक्टली हमें क्या सिखाना है या कोई प्रेजेंटेशन अगर हमें उस टॉपिक पे दिखानी है तो वो सारी स्ट्रेटजीज हमें इसमें नोट डाउन करनी है। तो योजना अनुदेशात्मक अनुक्रम का हमें यहाँ पर देखना है कि भाई जो हम बता रहे हैं बच्चे को किस अनुक्रम में बताएंगे, पहले कौन सी चीज़ बच्चे को बताएंगे, उसके बाद कौन सी चीज़ बताएंगे। तो पाठ के लिए निर्देशात्मक गतिविधियों और प्रक्रियाओं के अनुक्रम की एक रूपरेखा तैयार करें जिसमें परिचय, प्रत्यक्ष निर्देश, निर्देशित अभ्यास, स्वतंत्र अभ्यास और समापन शामिल है और गतिविधियों का एक तार्किक प्रवाह सुनिश्चित करें जो छात्रों को सीखने के लिए बढ़ावा दे और उनका जो जुड़ाव है यहाँ पर उसको बढ़ा दे, राइट। तो ऐसी योजना हमें यहाँ पर बनानी है। फिर निर्देशात्मक रणनीतियाँ हमें चुननी है कि हमें अपने निर्देश बच्चों को कैसे देने हैं। तो
सामग्री को प्रभावी ढंग से वितरित करने और छात्र को सक्रिय शिक्षण में संलग्न करने के लिए उचित निर्देशात्मक रणनीतियाँ और तरीके हमें चुनने हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को शामिल करें, जैसे कि व्याख्या करेंगे हम, कौन सी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को चर्चा के माध्यम से सिखाएंगे, कौन सा कार्य हम समूह में करने के लिए दे सकते हैं, राइट, या कोई हमें अगर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बच्चों को देनी है और व्यवहारिक गतिविधियाँ, ठीक है, कि कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट बच्चों को देंगे तो कैसे क्या रणनीतियाँ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, तो वो सारे हम यहाँ पर लिखेंगे। देन प्रिपेयर मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, राइट, कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए हैं। सो गैदर ऑल नेसेसरी मटेरियल्स, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स नीडेड टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शन एंड एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। ऑर्गेनाइज मटेरियल इन एडवांस टू फैसिलिटेट स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द लेसन, राइट। तो जो भी हमें मटेरियल चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, तो उन सबको हमें इकट्ठा करना है, राइट, और उनको ऑर्गेनाइज करना अच्छे तरीके से कि भाई मुझे कौन सी चीज़ कब यूज़ में लानी है, तो ताकि जो लेसन जब हमारा चले तो वो एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हम उसकी कर सकें। देन डिज़ाइन असेसमेंट, राइट, कि अब उनकी असेसमेंट बच्चों की कैसे करनी है वो हमें डिज़ाइन करना है। डिटरमाइन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस थ्रू आउट द लेसन, राइट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम यहाँ पर लेंगे कि भाई क्लास में बच्चा कितने ध्यान से पढ़ रहा है, क्या क्या चीज़ों को समझ आ रही है। एंड देन प्लान फॉर अपॉर्चुनिटीज टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड फीडबैक एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन एज नीडेड बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, राइट। और उसके बाद उनसे फीडबैक हम ले सकते हैं कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस के आधार पर, ठीक है, बच्चे के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम कैसे इस चीज़ को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सामग्री और संसाधन हमें बच्चे के लिए तैयार करने की, भाई कौन सी सामग्री हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कौन कौन से संसाधन हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो निर्देश का समर्थन करने और छात्र की जो सीखने की क्षमता उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री, संसाधन और प्रौद्योगिकी उपकरण हमें इकट्ठे करने हैं। पाठ के दौरान सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए सामग्री को पहले से ही हमें व्यवस्थित करना है, राइट, कि जो चीज़ें हमें चाहिए उनको हमें पहले से ही व्यवस्थित तरीके से रख लेना, ताकि जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको आसानी से हम यहाँ पर यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि हमें उनके बाद भी वो चीज़ें ढूंढनी पड़े, ठीक है। देन डिज़ाइन का आकलन करना, कि भाई आकलन करने के लिए हमें कैसा प्रोसेस करना है, तो उसको डिज़ाइन करना है। पूरे पाठ में छात्रों की समझ और प्रगति की निगरानी के लिए यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन हम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम लेसन करा रहे हैं तो उसके बीच में बच्चों से पूछ लेंगे कि भाई आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या टॉपिक मैंने कराया है, हमसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो छात्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हमें उनकी समझ जांच करनी, राइट, कि अगर उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही खराब जा रही है तो इसका मतलब यही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको फीडबैक देने की आवश्यकता, और आवश्यकता अनुसार जो निर्देश है हम यहाँ पर उनको समायोजित उनके अकॉर्डिंग कर देंगे। Then address differentiation and accommodation, right? So consider the diverse needs of students and plan for differentiation and accommodation strategies to support all learners, provide modifications, adaptations and additional challenges as appropriate to meet individual student need, right? तो यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें जो है उनको क्या क्या एकोमोडेशन दे सकते हैं वो देनी। लाइक कोई बच्चा अगर बहुत जल्दी सीख जाता है, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा ना कि मैंने ये तो सीख लिया, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास फ्री टाइम है, तो उसको थोड़ा और हाई लेवल का कंटेंट हम दे सकते हैं। जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको 2-4 और तरीक़ों से हम समझा सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। देन रिफ्लेक्ट एंड इवेलुएट, देन रिफ्लेक्ट द effectiveness of the lesson plan and make adjustment based on students engagement, understanding and feedback. Evaluate the attainment of lesson objectives and identify areas of improvement in future instruction, right? तो अब हमने सारी चीज़ें पढ़ा ली है, ठीक है, लेसन हमारा पूरा होगा, तो उसके बाद हमें देखना है कि बच्चों को हमने जो समझाया है तो क्या बच्चों के फीडबैक यहाँ पर अच्छे, क्या कैसा उनका रिजल्ट आया है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था क्या वो बच्चों ने हासिल कर लिया, नहीं कर लिया, राइट। कौन कौन से एरिया है जो बहुत अच्छे गए और कौन से एरिया जहाँ पर अभी भी इंप्रूवमेंट की नीड है, तो हमें उनको नोट डाउन करना, ताकि अगर फ्यूचर में हम जो लेसन प्लानिंग करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पर ठीक कर सकें। देन डॉक्यूमेंट लेसन प्लान, जो हमने डॉक्यूमेंट से बनाए हैं सारे, ठीक है, ये अकोमोडेशन वाला, रिफ्लेक्ट एंड इवेलुएट वाला, सब उसमें यहाँ पर एक फाइल में हमें कंपाइल करने हैं। सो डॉक्यूमेंट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लानिंग इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, मटेरियल्स, असेसमेंट्स एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज इन अ फॉर्मेट सुटेबल फॉर रेफरेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग ड्यूरिंग द लेसन, राइट, कि एक ईजी तरीके से हम कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस तरीके में एक फाइल हमें इसकी बना लेनी है। तो उसमें उसके बाद हमें देखना है भेदभाव और आवाज़, राइट, कि बच्चों के भेदभाव का मतलब यहाँ पर होता है कि उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको समझाना। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो उसको हम थोड़ी सी चीज़ बताएंगे तो आराम से सीख जाएगा। कोई बच्चा लेट यहाँ पर सीखता है, उसको हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर करना पड़ता है, तो वो है हमारा यहाँ पर भेदभाव। तो छात्रों की विविध आवश्यकताओं पर विचार करें और सभी शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए भेदभाव और आवास रणनीतियों की हमें यहाँ पर योजना बनानी है। व्यवस्थित छात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन, अनुकूलन और अतिरिक्त चुनौतियां अगर यहाँ पर है, राइट, कि कोई बच्चा अगर बहुत जल्दी सीख जा रहा है तो उसको थोड़ा और ज़्यादा चुनौतियां हम यहाँ पर दे सकते हैं, कि उसको थोड़ा और मटेरियल यहाँ पर दे सकते हैं कि वो उसको पढ़ के और ज़्यादा सीख सके। देन चिंतन करें और मूल्यांकन करें कि भाई हमने जो सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है,
क्या वो अच्छे से चल रही हैं। तो पाठ योजना की प्रभावशीलता पर हमें विचार करना है कि जो हमने योजना बनाई उसकी प्रभावशीलता कितनी है, और छात्र की सहभागिता, समझ और प्रतिक्रिया के आधार पर हमें समायोजन करना है, राइट। कि अगर बच्चों का रिजल्ट आया तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लेसन प्लानिंग थी वो काफ़ी अच्छी है। अगर बच्चों का रिजल्ट कम आया तो हमारा यही है ना कि लेसन प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करें और भविष्य के निर्देश सुधारने के लिए इन क्षेत्रों की पहचान करें, राइट। कि कौन सा ऐसा क्षेत्र रह गए भाई जहाँ पे मैं और ज़्यादा सुधार कर सकती हूँ, तो उसको मुझे लिख लेना, ताकि अगर फिर मैं बाद में कोई पाठ का यहाँ पर योजना बनाऊंगी तो उसमें उसको लिख सकूँ अलग से, राइट। देन दस्तावेज पाठ योजना, उस जो हमने पाठ की योजना ये पूरी बनाई है उसको एक फाइल में लगाना है, ताकि उसको अच्छे तरीके से मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। देन हमारा है अडेप्टेशन ऑफ यूनिट एंड लेसन प्लान्स अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। अगर डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या मेथड्स हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा क्लैरिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट। कि जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और जो बच्चे डिसेबिलिटी वाले, तो हमें देखना है कि भाई उनकी क्या एबिलिटी है, क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एक मेजरेबल गोल यहाँ पर सेट करना है, राइट। कि अगर बच्चे की कैपेसिटी है कि वो 20 एबिलिटी इतनी है कि वो उसको 10 तक काउंटिंग आती है लेकिन 20 तक हम सिखा सकते हैं, तो वो उसके लिए गोल होगा। रैदर देन हम ऐसा ना करें कि भाई उसको 50 तक काउंटिंग का गोल ले ले, तो वो एक मेजरेबल गोल नहीं होगा। तो बहुत क्लियर और मेजरेबल गोल लेने हैं यहाँ पर हमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जो बच्चे यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले हैं, राइट। कि क्या क्या उनके लर्निंग गोल्स है, तो वो हमें अलग से यहाँ पर सेट करनी है। देन प्रोवाइड मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। कि एक मटेरियल को हमें कई तरीकों से यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करना है ताकि वो उसको अच्छे तरीके से सीख ले, राइट। सो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल फॉर्मेट्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। लाइक हमें विजुअल तरीके से भी सिखा सकते हैं, मैनिपुलेटिव तरीके से ऑडियो रिकॉर्डिंग से उसको सुना सकते हैं, देन टेक्टाइल मेथड से भी उसको सिखा सकते हैं, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो है मेथड से जब हम उसको सिखाएंगे तो उसको मेमोराइजेशन करने में यहाँ पर उसको आसानी हो जाए, राइट। तो विकलांग बच्चों के लिए जो इकाई या पाठ योजनाएं हैं उसमें हम अनुकूलन कैसे करेंगे। तो जो इकाई योजनाएं हैं, तो सबसे पहले उनमें जो सीखने का उद्देश्य है वो हमें स्पष्ट करना है। तो सुनिश्चित करें कि सीखने का उद्देश्य स्पष्ट हो, मापने योग्य। मापने योग्य का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बच्चा कर सकता है वही हमें उसके लिए रखना है। लाइक वो अगर 20 तक गिनती सीख सकता है तो ये उसका एम हमें बनाना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम उसका एम यहाँ पर बना देंगे उसको कि 50 तक मैं उसको गिनती सिखा दूंगा, तो वो उसका एक मापने योग्य ये जो लक्ष्य है यहाँ पर नहीं बनेगा। और विकलांग छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप हो, तो ऐसा हमें यहाँ पर लक्ष्य देखना है। प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक अद्वितीय शिक्षण लक्ष्यों और जो आवास है यहाँ पर उन पर हमें विचार करना है। देन प्रतिनिधित्व के अनेक संसाधन उनको प्रदान करने की, एक ही मटेरियल को हमें कई तरीके से उसको सिखाना है। विभिन्न शिक्षण शैलियों और प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए जानकारी को कई प्रारूपों में हमें प्रस्तुत करना है। पहुंच और समझ बढ़ाने के लिए जो दृश्य सहायता है, जोड़ तोड़ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है या जो स्पर्श सामग्री है उसका हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। देन स्केप फोल्डिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है, जो मचान सीखने की गतिविधियाँ, कि हम बच्चों को सपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा और ज़्यादा सीख पाएँ। सो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड प्रोवाइड स्केप फोल्डिंग सपोर्ट एज नीडेड। ऑफर गाइडेड प्रैक्टिसेस, मॉडलिंग एंड prompts to help students with disability successfully engage in learning activities, right। तो जो जटिल कार्यों को हम छोटे छोटे कार्यों में तोड़ सकते हैं। लाइक एक 10 पेज का प्रोजेक्ट अगर हमने दूसरे बच्चों को दिया है तो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को हम दे सकते हैं यहाँ पर कि आप 5 से 6 पेज का यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है कर सकते हैं। तो प्रबंधीय चरणों में हमें उसको विभाजित करना है और आवश्यकता अनुसार मचान की सहायता यहाँ पर बच्चों को देनी है। विकलांग छात्रों को सीखने की गतिविधियों में सफलतापूर्वक संलग्न होने की मदद करने के लिए हमें निर्देशित अभ्यास, मॉडलिंग और जो है संकेत यहाँ पर प्रदान करने हैं, राइट। देन ऑफर फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, राइट। उसके बाद जो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग हमें यहाँ पर देनी है कि भाई बच्चे को एक क्लास में ग्रुप बना सकते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हैं अपने दूसरे छात्रों के साथ ही। देन मॉडिफाई असेसमेंट, राइट। उनका जो असेसमेंट का मेथड है वो हमें मॉडिफाई करना है कि अगर भाई बच्चे लिख काफ़ी स्लो रहे तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है। जो रिटर्न में नहीं बता सकते तो ऑरली उनकी एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, वो बोल कर यहाँ पर बता सकते हैं, विजुअल प्रोजेक्ट्स जो है उनसे करा सकते हैं। देन तो यही है कि लचीले सामूहिकरण विकल्प हमें प्रदान करने की, बच्चों का एक समूह बना दें जिसमें वो अच्छे तरीके से सीख सके। या आकलन, हमें जो आकलन है वो उनको कैसे करना है तो उसको संशोधन यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। थोड़ा चेंज करना है क्योंकि नॉर्मल बच्चों की तरह उनका आकलन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उनकी अगर क्षमता ऐसी कि वो बहुत स्लो लिखता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पर देंगे हम परीक्षा करने के लिए। या वो लिख नहीं पाता है तो वो बोल कर जो है उससे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो जो आकलन का माध्यम है यहाँ पर, मेथड है, उसको हमें संशोधित करना है उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। देन जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की उनको ज़रूरत है, ठीक है। लाइक अगर स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो गया
या टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हो गए, स्क्रीन रीडर्स हो गए, तो ऐसी चीज़ें हमें इनको सिखानी है ताकि उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो यहाँ पर ईजी हो जाए, राइट। अगर वो मान लो किसी चीज़ को लिख नहीं पा रहे तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर हम उनको दे सकते हैं कि जो भी चीज़ें उनके माइंड में है वो उसको अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर सके। देन प्रमोट सेल्फ एडवोकेसी स्किल, राइट। सेल्फ एडवोकेसी स्किल बच्चों में आनी चाहिए ताकि उनके अंदर ऐसा मोटिवेशन रहे और अपने खुद के लिए उनके अंदर जो है गिल्ट की फीलिंग यहाँ पर ना आ पाए। सो हमें जो है बच्चों को इनकरेज करना है कि जो उनकी खुद की नीड है या प्रेफरेंसेस है उनको वो अच्छे से एडवोकेट यहाँ पर एडवोकेट कर सके। सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, खुद को मॉनिटर कैसे करना है, ऐसी टेक्निक्स, तो उन ये सारी स्किल्स में उनको जो है हमें एम्पावर यहाँ पर करना है, राइट। तो सहायक प्रौद्योगिकी हमें प्रदान करनी है, ठीक है, कि क्या टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर की जैसे ये टेक्स्ट है, अगर मैं इसको बोलूँगी, ठीक है, राइट, सॉरी, ये टेक्स्ट है तो वो खुद स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो कोई ऑडिटरी लर्नर है, वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसको सुनना है तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होगा, वो जो लिखा हुआ ये सामग्री है वो सुन सकता है, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, राइट। तो उसकी लर्निंग यहाँ पर हो जाएगी। या जो अपना स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है कि कोई बच्चा लिख नहीं सकता है तो वो बोल देगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन हो जाएंगी। तो ऐसे कोई भी अगर सहायक प्रौद्योगिकी है तो वो हमें बच्चे को प्रदान करनी है। फिर उसको स्व वकालत का कौशल है वो हमें सिखाना है ताकि बच्चा खुद की वकालत कर सके, खुद की जो ज़रूरतें हैं उनको समझ के और अपनी जो शिक्षा है उसमें सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग ले सके। देन अडेप्टिंग लेसन प्लान, राइट। तो लेसन प्लान में हमें क्या अडेप्टेशन करनी है, जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले वही देखना है कि भाई लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसको विजुअल सपोर्ट यहाँ पर देना है कि चार्ट है, कोई पिक्चर है, उसके माध्यम से सिखा सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम तक याद रहे, राइट। तो ठीक है, पाठ योजना में की बात है अब कि पाठ योजना में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही है कि जो सीखने का उद्देश्य है वो हमें यहाँ पर देखना है कि बच्चे का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ये जो चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं तो उससे क्या चीज़ें, उसकी क्या कैसे थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होगी, तो वो हमें देखना है। फिर दृश्य समर्थन हमें हम प्रदान कर सकते हैं, राइट, कि एक तो मैं आपको लिख कर सिखा रही हूँ, अगर मैं आपको पिक्चर के माध्यम से सिखा रही हूँ तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, राइट। तो दृश्य समर्थन हमें उसको प्रदान करना है। देन ऑफर डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, राइट। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब जो बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको समझाना है, ठीक है, जिस तरीके से वो समझ पा रहा है। मल्टी सेंसरी अप्रोचेस हमें यूज़ करनी है, ठीक है, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, फिर उसको जो है ऑडिटरी मटेरियल भी सुना सकते हैं, फिर उससे एक एक्सपेरिमेंट भी करा सकते हैं उस चीज़ का। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच यहाँ पर हमें यूज़ करनी है जिसमें बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस जो हैं उसकी लर्निंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हों। तो विविधित निर्देश हमें प्रदान करने हैं कि भाई बच्चे को जो जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको निर्देश यहाँ पर देंगे कि भाई बच्चा अगर देख कर चीज़ें समझ रहा है तो मैं उसको दिखा कर समझाऊंगी, सुनकर समझ रहा है तो मैं सारा मटेरियल उसको अच्छे से यहाँ पर सुना कर समझाऊंगी। देन बहुसंवेदी दृष्टिकोण हमें यहाँ पर देना है कि भाई जो उसकी संवेदनाएं ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनाएं यहाँ पर शामिल होनी चाहिए उसकी सीखने की प्रक्रिया में, राइट। कि जैसे उसको एक मटेरियल दिखा भी सकते हैं, वही चीज़ें हम सुना देंगे, ठीक है, टैक्टाइल मेथड से सिखा देंगे ताकि किसी ना किसी एक तरीके से जो है बच्चे को यहाँ पर याद रह जाए, राइट। देन अल्टरनेटिव असाइनमेंट्स हमें उसको जो है प्रोवाइड करना है कि भाई बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको असाइनमेंट दे सकते हैं कि भाई आपके लिए ये काम है तो आपको ये यहाँ पर पूरा करना है, कि कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं उसको असाइन करने के लिए, राइट। कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है बच्चे को यहाँ पर हम दे सकते हैं। देन उसके लिए फ्रीक्वेंट फीडबैक और सपोर्ट हमें देना है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करना है कि भाई बच्चा कैसे सीख रहा है और कहाँ पर जो है इसको सपोर्ट की नीड है तो वो हमें इसको देना है। तो उसके लिए वैकल्पिक कार्य प्रदान करना है, ठीक है, क्योंकि और बच्चों जैसा तो काम उसको दे नहीं सकते, उसके लिए जो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको हमें काम देना है कि भाई इसकी क्षमता क्या है, ये क्या काम कर सकता है, तो वो वैकल्पिक कार्य हमें प्रदान करने हैं। फिर लगातार जो प्रतिक्रिया में बच्चे के लिए उसको समर्थन प्रदान करना है, प्रतिक्रिया कि भाई बच्चा कैसा कर रहा है, क्या वो इम्प्रूव हुआ है या वो जो है चीज़ें वैसी की वैसी हैं या वो जो है मतलब उसकी लर्निंग एबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उसकी प्रतिक्रिया हमें लेनी है, उसको जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर हमें समर्थन देना है, राइट। देन जो उसकी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना है कि भाई अगर बच्चा अच्छे से कर रहा है तो उसको हमें थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा तो हमें देखना है कि भाई कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो उसको हमें ठीक करना है, उसको जो इंस्ट्रक्शन है उनको एडजस्ट करना है, राइट। तो ये हमें देखा कि भाई कैसे लेसन प्लानिंग हम डिसेबिलिटी वाले बच्चों के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो वी हैव डन विद द यूनिट एंड वी लाइक आवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, राइट। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर के पेड बैच के लिए भी, जो कि आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर का पूरा सिलेबस हम वहाँ पर कवर कराएंगे, और पीडीएफ फाइल्स के लिए भी आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।